हाय फ्रेंड्स, आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम हमारे सल्तनत कालीन कला और संस्कृति अर्थात आर्ट एंड कल्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारे सल्तनत कालीन कला और संस्कृति। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे सल्तनत काल की स्थापत्य कला के बारे में, मतलब आर्किटेक्चर ऑफ सल्तनत एरा। इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सल्तनत कालीन कला और संस्कृति में स्थापत्य कला भारतीय इतिहास का एक अत्यंत रोचक अध्याय है। मतलब इसमें हमारा ट्रांजिशन पीरियड है, मतलब हिंदू स्थापत्य कला से सीधे हमारे मुगल स्थापत्य कला के बीच का जो काल था वो हमारे सल्तनत काल की स्थापत्य कला का था। जब क्या हमारे तुर्क और अफगान भारत के अंदर शासन करने के लिए आए थे, तो वे अपने साथ मध्य एशिया और फारस मतलब ईरान की निर्माण शैलियां भी साथ में लेके आए थे। मतलब जब हमारे अफगान और तुर्क शासक भारत आए थे, तब अपने साथ ऐसा नहीं है केवल युद्ध की पद्धतियां ही साथ लेके आए थे, साथ में वो अपने मध्य एशिया और ईरान जो फारस का एरिया था वहाँ की जो निर्माण शैलियां थी वो भी भारत लेके आए थे। लेकिन जब इन्होंने भारत में इमारतें बनानी शुरू की तो उन्हें क्या भारतीय हिंदू और कारीगरों की, जो हिंदू कारीगर है, उनकी मदद लेनी पड़ी। क्यों? क्योंकि अपने साथ वो केवल शैलियां लेके आए थे, कारीगर नहीं लेके आए थे, जिनके पास क्या सदियों पुरानी अपनी अलग तकनीक थी। मतलब जो हिंदू तकनीक थी, हिंदू शैली थी, तो वो लंबे समय से हिंदू शैली के अंतर्गत अपना स्थापत्य कला या आर्किटेक्चर बनाते आ रहे थे, और उन्हीं कारीगरों या उन्हीं जो मजदूर थे उनका इस्तेमाल उन्होंने अपनी जो ईरानी या फिर जो हमारी अफगानी शैली थी एशिया, मध्य एशिया की, उसके अंदर उन्होंने मिक्स किया। तो ऐसे करके दोनों शैलियों का मिक्सचर तैयार हुआ इसके दौरान। इन दोनों शैलियों मतलब इस्लामी और हिंदू, इन दोनों के मिलने से एक नई वास्तुकला का जन्म होता है, जिसे हम इंडो इस्लामिक शैली या इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं। तो ये दोनों शैलियां क्या है, इसमें मिक्स हो जाती है। बात करें हमारी इंडो इस्लामिक वास्तुकला की, तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला दो संस्कृतियों का संगम है। कितनी? संस्कृतियों का संगम है। इंडो इस्लामिक शैली कोई एक रात में बनी हुई शैली नहीं है, बल्कि हमारे हिंदू मतलब जिसे हम कहते हैं धरनी शैली और शैतीर शैली, क्या धरनी और शैतीर शैली कहते हैं। और इस्लामी की बात करें जिसे हम मेहराब और गुम्बद शैली कहते हैं, तो इन दोनों तकनीकों का मिश्रण है हमारे कौन सी इंडो इस्लामिक शैली। इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि हमारे धरनी और शैतीर क्या है, मेहराब और गुम्बद क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर जो हिंदू शैली है, हिंदू शैली का मतलब क्या है, मतलब इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं इस शैली की। सबसे पहले तकनीक की बात करें तो हिंदू कारीगर क्या छतों को सहारा देने के लिए, क्या हिंदू कारीगर क्या छतों को सहारा देने के लिए खंभों मतलब स्तंभों पर सीधे बीम मतलब धरनी या क्षैतिज रखते थे। जैसे हमारी पिलर है ये पिलर है और इसके ऊपर एक लंबा पत्थर रख दिया जाता था, जिसे हम क्या कहते हैं धरनी या क्षैतिज कहते थे, जिसे लेंटिल धरनी या क्षैतिज कहते थे। तो हमारी हिंदू शैली थी, इसका महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। फिर बात करें कोष्टक और छज्जों की, ब्रैकेट्स एंड छज्जाज की, तो धूप और बारिश से बचने के लिए, किसके लिए? धूप और बारिश से बचने के लिए दीवारों से बाहर निकले हुए या दीवारों से बाहर निकले हुए छज्जे और उनको सहारा देने के लिए कोष्टक, जो भारतीय शैली की ही पहचान थी। हमारे क्या कोष्टक बने होते थे, तो ये हमारी क्या है भारतीय शैली की पहचान बने हुए थे। फिर सामग्री की बात करें तो हिंदू शैली में किन किन सामग्री का उपयोग किया जाता था। बड़े बड़े पत्थरों को या बड़े बड़े पत्थरों को बिना चूने के एक दूसरे में फंसाकर, जैसे हमारे आप कुंभलगढ़ का जो किला देखोगे तो कुंभलगढ़ के किले के अंदर जो प्राचीर की दीवारें हैं, इसमें हमारे किसी भी तरह का चूना पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया। वैसे हमारे जैसलमेर के किले की बात करें तो उसमें भी चूना पत्थर का प्रयोग नहीं किया, लेकिन फिर भी बड़े बड़े किलों का निर्माण हो गया था। तो ये कैसे हुआ था? ये ऐसे हुआ था कि इसमें पत्थरों को एक दूसरे में फंसा कर मतलब इंटरलॉकिंग करके चिनाई की जाती थी। फिर हमारे डेकोरेशन की बात करें जिसे अलंकरण कहते हैं, तो अलंकरण की बात करें तो सजावट के लिए हिंदू देवी देवताओं, अप्सराओं, कमल के फूलों, घंटियों और स्वास्तिक जैसे प्रतीकों की नक्काशी की जाती थी हमारी हिंदू शैली के अंदर। इसके बाद आता है हमारे ईरान से या फिर पर्शिया से या फिर हमारे मध्य एशिया की बात करें, तो वहां से जो हमारी मुस्लिम शैली आई थी उसकी कौन कौन सी विशेषताएं थी बात करें। सबसे पहले तकनीक की बात करें तो इस्लामी वास्तुकला की सबसे बड़ी पहचान क्या है? गुंबद और मेहराब हुआ करते थे। मेहराब मतलब गेट के ऊपर इस तरह का आपने यदि टेक्सचर देखा हो गेट के ऊपर, तो ये हमारे क्या मेहराब होते थे, आप इसे याद रखेंगे। और गुंबद तो आप जानते हैं, जितने भी हमारे ताजमहल का डोम, तो ये डोम जैसी संरचना हमारी इस्लामी शैली की विशेषताएं थी। और ये भी आपने क्या मेहराब भी आपने काफी ज्यादा देखे होंगे। तो हमारे जैसे हिंदू शैली के अंदर गेट तो बिल्कुल सादा ऐसे इस तरह होते थे, लेकिन जो हमारी इस्लामी शैली थी, इस्लामी शैली में गेट इस तरह नहीं बल्कि हमारे कैसे इस तरह हुआ करते थे। आप इसे याद रखेंगे, इस तरह गोलाकार होते थे। कई बार क्या है ये गोल में भी छोटे छोटे गोल इस तरह बनाए जाते थे, जैसे इस तरह इस तरह इस तरह। तो ये हमारे क्या मेहराब है, और ये हमारे क्या इस्लामिक जो स्थापत्य कला शैली थी इसकी बहुत बड़ी विशेषता थी। तो चौड़ी जगहों को पाटने मतलब ढकने के काम आते थे।
इनके अलावा देखिए तो अज़ान देने के लिए क्या पास-पास में मीनारें बनाई जाती है, जैसे हमारे कुतुब मीनार है और भी कई मीनारें थी, जैसे हमारे ताजमहल के चारों ओर 4 मीनार है। तो ऐसे करके इस्लामी शैली के अंदर मीनारों का निर्माण करना बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती थी। सामग्री की बात करें तो इनमें कौन-सी सामग्री का इस्तेमाल करते थे? तो इस शैली में हमारे ईंटों और छोटे-छोटे पत्थरों को जोड़ने के लिए, ये ईंटों और छोटे-छोटे पत्थरों को जोड़ने के लिए गारा और चूना इनका बेहतरीन इस्तेमाल होता था। किसका? गारे और चूने का बेहतरीन इस्तेमाल होता था। छतों और दीवारों को सजाने के लिए, किसके लिए? छतों और दीवारों को सजाने के लिए रंगीन टाइल्स का उपयोग मध्य एशियाई प्रभाव दिखाता है। क्या रंगीन टाइल्स का उपयोग क्या मध्य एशियाई प्रभाव को दिखाता है? अब हम बात करें डेकोरेशन या अलंकरण की, तो इस्लाम में क्या है? इस्लाम में जीवित प्राणी जैसे हमारे मनुष्य, जानवर इनकी मूर्तियाँ बनाना वर्जित होता है। जीवित जो प्राणी होते हैं उनकी मूर्तियाँ बनाना बिल्कुल वर्जित है। इसलिए सजावट के लिए कुरान की आयतें जिन्हें हम क्या कहते हैं? कैलीग्राफी कहते हैं। कुरान की आयतें जब हमारे पत्थर पे या कहीं पे भी सजावट के रूप में लिखी जाती है उसे कैलीग्राफी कहते हैं। और ज्यामितीय जियोमेट्रिकल आकृतियों का उपयोग किया जाता है, जैसे फूल, पत्ती, पेड़, डालियाँ, तो इस तरह की चीज़ें होती है, इनका प्रयोग किया जाता है, ना कि हमारे जीवित जो मनुष्य, जानवर, पशु-पक्षी इनका उपयोग नहीं किया जाता। आप इसे याद रखें इस्लामी शैली के अंदर। जो जीवित है उसकी मूर्ति नहीं बन सकती, किसके अनुसार? इस्लाम के अनुसार। अन्य विशेषताओं की बात करें तो इमारतों में जाली का इस्तेमाल, फव्वारों का या फिर पानी का प्रयोग, रंगीन पत्थरों की जड़ाई जिसे हम पच्चीकारी कहते हैं, तो ये भी हमारी इस्लामी शैली की बहुत बड़ी विशेषता थी। फिर बात करें एक अरबस्क शैली की। अरबस्क शैली मतलब दोनों का मिक्सचर। अरबक शैली की बात करें जिसमें हमारे हिंदू और जो हमारे इस्लामी शैली है दोनों का मिक्सचर क्या होता है? हमारे अरबस्क शैली। तो जो भारतीय कारीगरों ने इस्लामी ज्यामितीय आकृतियों और आयतों के बीच में क्या हमारी इस्लामी जो ज्यामितीय आकृतियां हैं और आयत है उनके बीच में भारतीय फूल पत्तियां, बेल बूटे इनकी नक्काशी को मिला दिया, तो सजावट की एक नई मिश्रित और जटिल शैली निकल के आती है जिसे हम क्या कहते हैं? अरबस्क शैली कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे। परीक्षा में आपसे पूछा जाए अरबस्क शैली किसे कहते हैं? तो ऐसा स्थापत्य कला का ऐसा अद्भुत बेजोड़ जिसमें हमारे हिंदू और इस्लामिक दोनों के टेक्सचर देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारी ज्यामितीय आकृतियां तो हमारे इस्लामी शैली से ली जाती है, ज्यामितीय आकृतियों के अंदर फूल, पत्ती, बेल, बूटे इनकी नक्काशी कर दी जाती है, तो जो हमारी हिंदू शैली की विशेषताएं थी, तो इन दोनों का मिक्सचर जिस शैली में पाया जाता है वह हमारे अरबस्क शैली होगी। एक एक करके हम जो हमारे सल्तनत काल के जितने भी हमारे वंश थे, उनके जो शासक थे, उनकी जो स्थापत्य कला के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमारा कौन सा वंश आता है? वंश आता है हमारा गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। तो गुलाम वंश के शासकों ने भारतीय वास्तुकला के इतिहास में क्या गुलाम वंश के शासकों ने भारतीय वास्तुकला के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की थी, जिसे हम क्या कहते हैं? मामलुक शैली कहते हैं। इसमें हमारे गुंबद और मेहराब दोनों का हमारा प्रारंभिक प्रयोग देखने को मिलता है। इससे पहले हमारे भारत के अंदर गुंबद और मेहराब का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया था। जिसमें सबसे पहले शासक आते हैं कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका काल 1206 से 1210 तक था। बात करें इनके समय की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास समय कम था, मतलब 4-5 साल ही थे। तो 4-5 साल में उन्होंने एक तो भारत के अंदर इस्लामी जो वंश है उसकी शुरुआत की, साथ ही साथ क्या कई सारे युद्ध लड़े, इसलिए उनके पास बहुत कम समय था। स्थापत्य कला के लिए फिर बहुत कम समय था उनके पास। इसलिए उसने नई इमारतें बनाने की बजाय क्या किया? क्यों? क्योंकि नई इमारतों को बनाने में लगता है बहुत ज़्यादा समय। नई इमारतों को बनाने में क्या लगता है? बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए उसने क्या किया? पुरानी जितनी भी संरचनाएँ थी, हिंदू जो मंदिर थे, हिंदू संरचनाएँ थी, उनको तोड़ा और उनसे जो मलबा निकला मतलब पत्थर निकले, पिलर्स निकले, उनको जोड़-जोड़ के नई-नई इस्लामिक इमारतें बना ली। तो ऐसे करके हमारे इतिहास में बहुत सारी इमारतें जो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी, लेकिन स्वयं की नहीं थी, उसमें हमारे क्या हिंदू टेक्सचर भी देखने को मिलता है। जैसे दिल्ली की आती कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, क्या कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो हमारा कुतुब मीनार, ये कुतुब कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर की मस्जिद है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये भारत में तुर्कों के द्वारा बनवाई गई पहली मस्जिद थी। ये हमारी क्या थी? भारत में तुर्कों के द्वारा बनवाई गई पहली मस्जिद थी। इसका निर्माण करने के लिए उन्होंने 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़ा था। इसको बनवाने के लिए क्या उसने उन्होंने 27 हिंदू और जैन मंदिर को तोड़ा और उनकी जो सामग्री निकली, जैसे खंभे निकले, पत्थर निकले, इनसे जोड़-जोड़ के क्या हमारे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई और ये तुर्कों के द्वारा बनवाई गई पहली मस्जिद थी। बात करें इसके पास में, तो इसके पास में हमारे मेहरौली का लौह स्तंभ आयरन पिलर ऑफ मेहरौली है। तो इसी मस्जिद के प्रांगण में गुप्त काल का मतलब 4ठी शताब्दी का एक जंग रहित लौह स्तंभ है, जिसमें आज तक जंग नहीं लगी है। आप सोच सकते हैं लगभग 1600 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन इस लौह स्तंभ में अभी तक जंग नहीं लगी है, तो आप इसका वैज्ञानिक प्रमाण जान सकते हैं। क्या हमारे जो प्राचीन लोग थे, मतलब 2000 के आसपास के लोग थे, 2000 साल पहले के, तो उनको जो हमारे रसायन विज्ञान के मामले में कितना ज्ञान होगा कि उनके द्वारा बनाया गया एक लौह स्तंभ जिसमें आज तक जंग नहीं लगी है। बात करें इसकी तो लौह स्तंभ पर हमारे चंद्र शब्द लिखा हुआ है। क्या? चंद्र शब्द लिखा है। चंद्र का मतलब क्या हो सकता है? चंद्र का मतलब हो सकता है हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम आदित्य, जिससे पता चलता है कि उनके समय का ये लौह पिलर है। चित्र में आप क्या है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में देख सकते हैं।
बात करें हमारे भारत की, तो ये तो हमारे तुर्कों के द्वारा बनवाई गई पहली मस्जिद थी। क्या तुर्कों के द्वारा बनवाई गई पहली मस्जिद थी, लेकिन ये भारत की पहली मस्जिद नहीं थी। तो भारत की पहली मस्जिद की बात करें तो भारत की पहली मस्जिद हमारे चेरामन जुना मस्जिद थी। कौन सी? चेरामन जुमा मस्जिद थी, जो हमारे कहाँ केरल में बनी थी कब? 629 ईस्वी में। लेकिन ये हमारे किसने? तुर्कों ने नहीं बनवाई थी, किसी सुल्तान ने भी नहीं बनवाई थी, बल्कि किसने बनवाई थी? व्यापारियों के द्वारा बनी थी। ये सुल्तानों के द्वारा नहीं बल्कि व्यापारियों के द्वारा बनी थी। कहाँ पे? हमारे केरल में 629 ईस्वी में चेरामन जुमा मस्जिद। बात करें हमारे कुतुब मीनार की, अगला स्थापत्य क्या था? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार क्या? एक विजय स्तंभ है। क्या? विजय स्तंभ। जैसे हमारे चित्तौड़गढ़ में भी एक विजय स्तंभ है, उसी प्रकार दिल्ली में भी कुतुब मीनार एक विजय स्तंभ है। और क्या? अजान मतलब प्रार्थना का बुलावा देने की जगह भी है। मतलब इसमें हमारे ये जैसे चित्र में कुतुब मीनार है, तो इसमें हमारे जो मौलवी है, तो ऊपर चढ़ जाते हैं और यहाँ से अजान देने के लिए बुलावा देते हैं कि भाई अजान का टाइम हो गया है, 5:30 बज गए हैं या 1:30 बजे की अजान का समय हो गया है। तो इस तरह शुक्रवार के दिन जो भी अजान का समय होता है, तो अजान का समय हो गया है इस बारे में सूचना देने के लिए इस पे चढ़ते हैं और हमारी अपनी आवाज़ में सभी को बुलाते हैं कि अजान की प्रार्थना के लिए सभी आ जाएँ। तो इसीलिए हमारे क्या मीनारें बनाई जाती है ताकि उनकी आवाज़ लंबी दूरी तक जा सके। बात करें इनके नाम की, तो इनका नाम क्या? प्रसिद्ध सूफी संत जो हमारे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, जिनका नाम क्या? प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। किसके? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, उनके नाम पे रखा गया था। कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया और कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, तो हो सकता है उन्होंने अपने नाम पे निर्माण कराया होगा क्योंकि दोनों में कुतुब शब्द आता है। लेकिन उन्होंने क्या अपने नाम पे नहीं, अपना नाम मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पे ये मीनार नहीं बनवाई थी। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है तो बताना पड़ेगा किसके नाम पे बनवाई थी? तो उन्होंने ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे बनवाई थी, जो कौन थे? हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। बात करें निर्माण के चरण, ऐसा नहीं है कि 5 मंजिला इमारत है ये, या 5 मंजिला इमारत है, ये रातों-रात खड़ी हो गई, ऐसा नहीं है। अलग-अलग राजाओं ने इसमें अलग-अलग योगदान दिया था। जैसे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो केवल आधार की 1 मंजिल का निर्माण करवाया था, जिसमें 5 मंजिल है, जिसमें आधार की जो 1 मंजिल है उसका निर्माण हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। फिर इसके बाद की 3 मंजिलें और जोड़ी गई। इस तरह देखें तो किसने जोड़ी? ये हमारे इल्तुतमिश ने। आप इसे याद रखें कि इसके बाद हमारे इल्तुतमिश ने बाकी की 3 मंजिलें और जोड़ी। इस तरह इसमें 4 मंजिलें हो गई। बाद में हमारे देखा तो समय के साथ क्या इस पे एक बार बिजली गिर जाती है और बिजली गिरने की वजह से चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो हमारे फिरोज शाह तुगलक ने उसकी मरम्मत करवाई, चौथी मंजिल का मरम्मत करवाई और उसके ऊपर एक और मंजिल, 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। लेकिन ये लाल बलुआ पत्थर से निर्माण नहीं करवाया, बल्कि 5वीं मंजिल का निर्माण किससे कराया? हमारे संगमरमर से करवाया और ये वर्तमान में 5 मंजिला इमारत है, जिसकी 5वीं मंजिल में संगमरमर का प्रयोग किया गया लाल बलुआ पत्थर की बजाय। मतलब लाल बलुआ पत्थर का तो प्रयोग किया गया ही है, ये तो है ही, साथ में हमारे क्या संगमरमर का प्रयोग भी किया गया है। फिर बात करें अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कहाँ है? हमारे अजमेर में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? हमारे अजमेर में। तो मूल रूप से ये हमारे चौहान राजा विक्रयराज चतुर्थ, क्या? विग्रहराज चतुर्थ जिन्हें बिसल देव के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा बनवाया गया एक संस्कृत विद्यालय था। एक संस्कृत विद्यालय था, किसके द्वारा बनवाया गया था? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, जिन्हें बिसल देव के नाम से जानते हैं। तो उनके द्वारा बनाया गया संस्कृत विद्यालय था, जिसका पहले नाम होता था हमारे क्या? सरस्वती कंठाभरण। पहले क्या नाम होता था? संस्कृति कंठाभरण। लेकिन ऐबक ने इसको भी तोड़ दिया और इसको तोड़ के इसको भी मस्जिद का रूप दे दिया। और ऐसा कहा जाता है कि मस्जिद का रूप देने में 2.5 दिन का समय लगा था। कितना? 2.5 दिन का समय लगा था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। ऐसा भी एक अफ़वाह है, अफ़वाह की बात करें तो ये जो हमारे पीर है, एक पीर है, तो उन एक पीर का 2.5 दिन का उर्स हमारे या जो मेला है, हमारे इस जो सरस्वती कंठावन महाविद्यालय, इसके पास ही लगता था। इसी वजह से हो सकता है इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2.5 दिन का मेला या उर्स भी लगता था, एक संत का। तो आप चित्र में भी हमारे जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, सरस्वती कंठाभरण विद्यालय देख सकते हो। अब आगे बात करें हमारे इल्तुतमिश, अगले शासक कौन आते हैं? इल्तुतमिश, जिनका शासनकाल 1211 से 1236 तक था। थोड़ा-सा टाइम इनके पास ज़्यादा था। तो इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली जो निर्माण शैली है, इसका जन्मदाता माना जाता है। किसका? मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता माना जाता है, मतलब फादर ऑफ टॉम्ब आर्किटेक्चर कहा जाता है। किसे? हमारे इल्तुतमिश को। इनके द्वारा बनवाई गई कौन-कौन सी स्थापत्य कला है, उनमें सबसे पहले आती है हमारे सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो कहाँ? हमारे दिल्ली में। सुल्तानगढ़ी के मकबरे की बात करें, तो इल्तुतमिश ने अपने बेटे का नाम था नासिरुद्दीन महमूद, उसकी याद में बनवाया था। तो एक युद्ध में हमारे नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी याद में अपने बड़े बेटे नासिरुद्दीन महमूद की याद में हमारे सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया जाता है। और ये भारत का पहला इस्लामी मकबरा है। ये क्या है? हमारे भारत का पहला इस्लामी मकबरा माना जाता है। और इसकी बात करें तो यह किले जैसी संरचना जैसे हमारे किले नुमा मकबरा बनाया गया है। चित्र में भी आप जैसे गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा।
जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, ये इसकी संरचना कैसी है? एक किले की जैसी है। फिर बात करें हमारे इल्तुतमिश का मकबरा, कौन सा? हमारे इल्तुतमिश का मकबरा, जो हमारे कहाँ? दिल्ली में। चित्र में भी आप इल्तुतमिश का मकबरा देख सकते हो, और ये भी हमारे कुतुब कॉम्प्लेक्स के पास ही है। यदि आप जाएंगे कुतुब कॉम्प्लेक्स में, तो आप इल्तुतमिश का मकबरा भी देख पाएंगे। तो ये हमारे कुतुब मीनार परिसर में स्थित है, और हमारे लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ। किससे बना हुआ? लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसके आंतरिक सजावट में जो ज्यामितीय नक्काशी है, ये बहुत ज्यादा सुंदर है। इसकी जो आंतरिक सजावट है, तो आंतरिक सजावट में जो ज्यामितीय नक्काशी है, तो ये नक्काशी क्या है? बहुत ज्यादा सुंदर है। और ये हमारी क्या है? स्क्रीच शैली, स्क्विंट शैली के प्रारंभिक प्रयोग को दिखाता है। किसके? स्क्रीच शैली के प्रारंभिक प्रयोग को दिखाता है। मतलब अब तक हमारे डोम का निर्माण करना शुरू नहीं किया गया था। जो हमारे जो मुख्य जगह थी, उसके ऊपर क्या डोम का निर्माण, ये गुंबद का निर्माण होना शुरू नहीं हुआ था। इससे पहले हमारे क्या स्क्रिय शैली का निर्माण हुआ था। जैसे स्क्रिय शैली क्या होती है? स्क्रिय शैली का मतलब, जैसे ये कोई परिसर है और इसके ऊपर छत का निर्माण करना है, तो पहले एक पिलर ऐसे लगाएंगे, छत के ऊपर की बात करें, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसके ऊपर ऐसे, 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 इस तरह से, फिर इसके ऊपर ऐसे, तो इस तरह निर्माण करते करते ऊपर चले जाएंगे, और ऊपर एक छोटी सी जगह बच जाएगी जिसको ढक देंगे। तो ढकने से क्या होता है? पूरे के पूरे जो संरचना है उसका निर्माण हो जाता है, और छत का निर्माण हो जाता है। और छत की बात करें, तो इस छत को हम कहेंगे स्क्रीन शैली। ये स्क्रीन शैली कहेंगे, आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद हमारा स्थापत्य कला में अगला नंबर आता है किसका? अतारकिन के दरवाजे का। किसका? अतारकिन के दरवाजे का नंबर आता है, जो हमारे कहाँ? नागौर में स्थित है, नागौर राजस्थान में स्थित है। बात करें अतारकिन के दरवाजे की, तो हमारे एक विशाल प्रवेश द्वार है। अतारकिन का दरवाजा क्या? एक विशाल प्रवेश द्वार है, जिसे हमारे इल्तुतमिश ने, जिसे हमारे किसने? इल्तुतमिश ने सूफी संत शेख हमीदुद्दीन नागौरी के सम्मान में, किसके? शेख हमीदुद्दीन नागौरी के सम्मान में बनवाया था। बात करें ख्वाजा साहब की, तो ख्वाजा साहब ने इसे इसे मतलब हमारे शेख हमीदुद्दीन नागौरी को, तो इन्हें हमारे सुल्तान तारकिन जैसी, यानी सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि दी थी। आप इसे याद रखेंगे। जो हमारे ख्वाजा साहब थे, तो ख्वाजा साहब ने हमारे शेख सूफी संत हमारे शेख हमीदुद्दीन नागौरी थे, इनको सुल्तान तारकिन की उपाधि दी थी, जिसका मतलब होता है सन्यासियों के सुल्तान। तो इस तरह हम देख सकते हैं, जो हमारा तारकिन का दरवाजा का हमारे नागौर राजस्थान में। अभी तक तो वैसे मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये सर्च करने पे मिला भी नहीं इसकी तस्वीर, लेकिन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा तारकिन का दरवाजा कहाँ है। बात करें अन्य निर्माण की, तो इल्तुतमिश ने हमारे गंधक की बावड़ी जो दिल्ली में है, गंधक की बावड़ी तो आपने जरूर देखी होगी सुल्तान मूवी में। यदि आपने देखा हो तो सलमान खान कुछ ईंटें लेके, जो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाता है, या फिर हमारे पीके मूवी है, तो पीके मूवी में भी जो बार-बार हमारी जो पीके था, पीके मतलब आमिर खान था, वो एक पर्चा बाँटता, पर्चे के नीचे एक एड्रेस लिखता, और वो एड्रेस क्या था? गंधक बावड़ी, दिल्ली की। तो आप देख सकते हैं, जाना चाहें तो कभी भी। तो ये हमारे इल्तुतमिश ने ही बनवाई थी। जामा मस्जिद जो बंदायूं की है, ईदगाह जो बंदायूं की, ये भी हमारे इल्तुतमिश ने बनवाई थी। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले क्या था? बंदायूं का ही सूबेदार था, इसलिए उसने बंदायूं के अंदर बहुत सारी इमारतें बनवाई थी। इल्तुतमिश क्या था? हमारे सुल्तान बनने से पहले क्या? बंदायूं का गवर्नर था, जिसे सूबेदार भी कह सकते हैं। अगले शासक आते हैं कौन? हमारे बलबन। बलबन की बात करें, तो बलबन के काल में वास्तुकला में और अधिक इस्लामी प्रभाव देखने मिलता है। बलबन के काल में क्या? हमारे वास्तुकला में और अधिक इस्लामी प्रभाव दिखने लगा था। क्यों? क्योंकि अब धीरे-धीरे हो सकता है डोम बनने शुरू करेंगे, और हमारी बहुत सारी शैलियाँ, जैसे मेहराब बनना, टू आर्क बनना, ये सब बनना शुरू हो जाता है। किसके काल में? हमारे बलबन के काल में। और भारतीय जो कारीगर थे, ये मेहराब बनाना भी सीख गए थे। क्या बनाना सीख गए थे? मेहराब बनाना भी बलबन के काल में सीख गए थे। अब बात करते हैं इनका पहला आर्किटेक्चर हमारा कौन-सा? बलबन का मकबरा, जो कहाँ हमारे? दिल्ली में। फिर दिल्ली के मेहरौली इलाके में स्थित है, जो बलबन का मकबरा है, ये कहाँ पे है? दिल्ली के मेहरौली इलाके में है। इस मकबरे का निर्माण हमारे वैज्ञानिक ऐतिहासिक महत्व है। क्या? इस मकबरे का बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व क्यों? क्योंकि इसमें भारत में पहली बार, इस टाइम पे पहली बार क्या होता है? शुद्ध इस्लामिक शैली, मतलब ट्रू इस्लामिक स्टाइल का प्रयोग करते हुए जो वैज्ञानिक मेहराब है, ट्रू आर्क, इसका निर्माण किया गया था। चित्र में आप यदि देखना चाहें, मैं ज़ूम कर देता हूँ। ट्रू आर्क का मतलब क्या है? कि जैसे ये वाली चीज़ शैली है, कि ये आप देख सकते हैं, ये बीच में बना हुआ ये, इसको कहते हैं ट्रू आर्क। इसमें जैसे-जैसे वज़न बढ़ता है, वैसे-वैसे क्या और भी ज़्यादा कठोर और भी ज़्यादा मजबूत होता जाता है। तो ये हमारे क्या ट्रू आर्क है, और ये हमारे बलबन के काल पे ही बनना शुरू हुआ था। आप इसको देख सकते हैं। इससे पहले हमारे क्या, जो मेहराब बनाने की जो वैज्ञानिक शैली है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता था। बलबन ने पहली बार इसको शुरू किया था। बलबन के समय ये पहली बार शुरू हुआ था। फिर बात करें अगली इमारत की, अगली इमारत हमारी लाल महल आता है, जो कहाँ में? दिल्ली में। ये बलबन के द्वारा बनवाया गया एक शाही निवास था। लाल महल क्या था? बलबन के द्वारा बनवाया गया एक शाही निवास था। अगले शासक आते हैं कौन? हमारे कैकुबाद। कौन आते हैं हमारे अगले शासक? कैकुबाद, जिनका शासन हमारे 1287 से 1290 तक था। तो कैकुबाद बलबन का पोता था। कैकुबाद क्या था? बलबन का पोता था।
और गुलाम वंश का आखिरी बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, लेकिन वो कैसा था? विलासी प्रवृत्ति का था, आराम पसंद आदमी था। फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत तो निर्माण कराया, जैसे हमारा क्या किलोखरी का किला, जिसे किलोखरी का किला भी कह सकते हैं, किलोखरी का महल भी कह सकते हैं। तो ये हमारे किसने बनवाया? केकुबाद ने बनवाया था। तो केकुबाद ने यमुना नदी के किनारे पे, केकुबाद ने क्या किया? यमुना नदी के किनारे पे किलोखरी, जिसे किलुगरी भी कहते हैं, वहां पे एक नया महल बनवाया था। उसने अपना सारा का समय समय सुरा मतलब शराब पीने में और सुंदरियों के साथ यहीं पे बिताया था। किसमें? किलोखरी के किले में, या किलोखरी के महल में अपना सारा समय बिताया था। इसीलिए कहा जाता है कि वो क्या थे? विलासी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कौन? हमारे केकुबाद। और इसी किलोकरी के अधूरे महल में, इसी किलोकरी के अधूरे महल में हमारे जलालुद्दीन खिलजी आए, जो क्या थे? हमारे खिलजी वंश के संस्थापक थे। उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया किसको? केकुबाद को मार के। संक्षेप में देखें तो गुलाम वंश के शासकों ने भारतीय वास्तुकला को गुंबद, मेहराब और ज्यामितीय नक्काशी से परिचित कराया था। इससे पहले भारतीय स्थापत्य कला या फिर वास्तुकला को गुंबद, मेहराब और ज्यामितीय नक्काशी के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन यहीं से हमारी जानकारी होती है। शुरुआत में जहां हिंदू मंदिरों को तोड़ के उनके खंभों से मस्जिदें, जैसे हमारे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया गया, वहीं बलबन के समय तक आते आते शुद्ध इस्लामिक वास्तुकला का मतलब ट्रू आर्ट का निर्माण होना शुरू हो गया था। अब बात करेंगे अगला वंश आता हमारा कौन सा? खिलजी वंश। खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश का शासन हमारे 1290 से 1320 तक था। कब से कब तक? 1290 से 1320 तक था। दिल्ली सल्तनत का दूसरा और सबसे शक्तिशाली वंश था हमारा कौन सा? खिलजी वंश। खासकर देखे तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल न केवल अपने सैन्य अभियानों के लिए, बल्कि हमारे क्या कड़े बाजार सुधारों के लिए, बल्कि हमारे वास्तुकला में भी एक नई और परिष्कृत शैली के लिए जाना जाता है। कौन हमारा? अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल। तो खिलजी वंश की स्थापत्य कला के बारे में देखते हैं। खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वास्तुकला गुलाम वंश की तुलना में अधिक उन्नत थी और अधिक परिष्कृत थी। क्या? गुलाम वंश की तुलना में ज्यादा थोड़ी अधिक उन्नत थी और अधिक परिष्कृत थी। क्यों? क्योंकि इनके पास थोड़ा पैसा भी था, साथ ही साथ क्या है? बनाने के लिए समय भी था। और इस काल की वास्तुकला को क्या बोलते हैं? सेल्जुक शैली। परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे गुलाम वंश की जो स्थापत्य कला थी उसे हम कहते थे मामलुक शैली, उसी प्रकार खिलजी वंश की स्थापत्य कला को हम कहते थे सेल्जुक शैली। क्यों? क्योंकि सेल्जुक तुर्क थे, इनसे प्रभावित मानी जाती है। तो सेल्जुक तुर्क के कारीगर मंगोलों के आक्रमण से बच के दिल्ली भाग के आए थे, तो उन्होंने दिल्ली आने के बाद स्थापत्य कला में योगदान दिया। इसी वजह से ये क्या कौन सी शैली में बने? सेल्जुक शैली। बात करें सेल्जुक शैली की या खिलजी वंश की जो स्थापत्य कला थी, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं थी? पहली चीज आती है आर्थिक समृद्धि का प्रतीक। इनके पास पैसा कोई कम नहीं था। क्या? पैसा कम नहीं था, खजाना भरा पड़ा था। इस इनकी जो इमारतें थी उनको देख के साफ साफ लगता है। तो खिलजी वास्तुकला में सुंदर सजावट, अलंकरण, जो ऑर्नामेंटेशन है, ये सब देखने को मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि अलाउद्दीन ने लूट और करों से खजाना भर लिया था। लूट लूट के और कर लगा लगा के खजाना भर लिया था। पैसों की कोई कमी नहीं थी। सामग्री की बात करें तो इसमें हमारे लाल बलुआ पत्थर मतलब रेड सैंडस्टोन का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है, और सजावट के लिए सफेद संगमरमर की पट्टियों का प्रयोग भी हुआ है, जो बाद में क्या मुगलों ने भी यहीं से टिपाई की है। मतलब उन्होंने यहीं से सीखा है कि हमारे संगमरमर के बीच में क्या, इस बीच में जो संगमरमर की पट्टियां लगाई जाए। तो इस्लामिक प्रभाव की बात करें तो इसमें हिंदू प्रभाव कम हो गया था। हमारे जो खिलजी वंश आया था, तो खिलजी वंश की स्थापत्य कला आते आते इसमें हिंदू प्रभाव कम हो गया था, और ज्यामितीय आकृतियां जैसे कुरान की आयतें, नक्काशी और कुरान की आयतों की नक्काशी, कमल के रूपांकन, इन सब का शानदार इस्लामी संयोजन दिखाई देता है हमारे खिलजी वंश की स्थापत्य कला में। बात करें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन कौन सी इमारतें बनवाई गई थी उनकी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली को एक नया रूप दिया था और कई महत्वपूर्ण संरचनाओं का निर्माण किया था। जैसे सबसे पहले बनवाया उसने सिरी फोर्ट या फिर नवनगर। सिरी फोर्ट या नवनगर की बात करें तो सिरी फोर्ट सल्तनत काल की दूसरी दिल्ली है। क्या आप इसे याद रखें? सिरी फोर्ट क्या सल्तनत काल की दूसरी दिल्ली है। पहली दिल्ली की बात करें तो पहली दिल्ली क्या है? तो किला राय पिथौरा। ये किला राय पिथौरा हमारे पहली दिल्ली कहलाती थी, जिसे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी बनाया था। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसे राजधानी बनाया था वो कौन सी थी हमारी? राय पिथौरा। अलाउद्दीन की बात करें, अलाउद्दीन ने दिल्ली को, अलाउद्दीन ने क्या दिल्ली को मंगोल आक्रमण से बचाने के लिए, अलाउद्दीन ने दिल्ली को मंगोल आक्रमण से बचाने के लिए सिरी नामक एक नया नगर बनाया था। क्या? सिरी नामक एक नया नगर बनाया था, आप इसे याद रखेंगे। और वहां पे एक मजबूत किला बनाया जिसे हम क्या कहते हैं? सिरी फोर्ट कहते हैं। बात करें अगला महल आता है हमारा कौन सा? अगला महल आता है हजार सितून महल। तो इसी सिरी फोर्ट के अंदर जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था नवनगर के अंदर, तो इसी के अंदर हमारे सिरी फोर्ट बनाया। सिरी फोर्ट के अंदर हजार सितून महल मतलब पैलेस ऑफ थाउजेंड पिलर, मतलब एक ऐसा महल जिसमें हजारों खंबे हैं। तो इसी सिरी फोर्ट के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना शाही निवास हजार सितून महल बनवाया था, और आज इसके केवल खंडर ही बचे हैं, वैसी स्थिति ये इसकी नहीं है, इसकी हजार सितून महल की। इसके बाद नंबर आता हमारा हौज खास का। किसका नंबर आता है? हौज खास का। तो सिरी फोर्ट जो नवनगर भी कहते हैं, नवनगर के अंदर सिरी फोर्ट है,
उनके निवासियों को पानी की आपूर्ति के लिए, वहाँ जो लोग रहते थे उनको पानी की आपूर्ति के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। क्या एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था जिसे हौज-ए-अलाई कहा जाता है। क्या कहते हैं? हौज-ए-अलाई कहा जाता है। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, मतलब इसमें थोड़ी बहुत कमियाँ या टूट-फूट हो गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसका जीर्णोद्धार करा के इसका नाम हौज खास या फिर शाही तालाब रख दिया था। आप इसे याद रखेंगे। पहले इसे हौज-ए-अलाई कहते थे, लेकिन बाद में इसे हौज खास कहा गया, मतलब शाही तालाब कहा गया। इनके अंदर उस समय बनी थी अलाई मीनार। बात करें अलाई मीनार की, कुतुब मीनार की कॉपी करने के लिए, तो कुतुब मीनार की कॉपी करने के लिए और उससे विशाल बनाने के लिए, दुगना विशाल बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा क्यों ना मैं अपने वंश के ऊपर, मतलब जो हमारे खिलजी वंश है उसकी शान बनाने के लिए क्या जो हमारे कुतुब मीनार है उससे भी बड़ी दुगनी एक मीनार का निर्माण करूं जिसे हम क्या कहेंगे, अलाई मीनार कहेंगे। अलाउद्दीन के नाम से अलाई मीनार। अलाउद्दीन अपनी महत्वाकांक्षा में कुतुब मीनार से भी दोगुनी ऊंची एक मीनार बनवाना चाहता था और ये भी हमारे क्या कुतुब मीनार परिसर में है, लेकिन वो बनवा ही नहीं पाया, केवल एक ही मंजिल बनवा पाए। हालांकि मीनार कभी भी पूरी नहीं हो सकी और इसकी केवल पहली मंजिल जो बहुत ही ज्यादा विशाल है, इसका अष्टकोणीय ढांचा ही बन पाया था। इसके बाद इसमें निर्माण होना बंद हो गया था। आप इसे देख सकते हैं कि इसकी एक ही मंजिल बनी हुई है, इसके ऊपर कोई भी मंजिल नहीं बनी हुई है और ये भी अब क्या हमारी अष्टकोणीय ढांचे से बनी हुई है। बात करें अगला स्थापत्य की, तो अगला स्थापत्य आता है हमारा कौन सा, अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजे की बात करें तो इसका महत्व, तो अलाउद्दीन की वास्तुकला का जो हमारे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है अलाई दरवाजा। और ये हमारे कहाँ कुतुब मीनार जो कॉम्प्लेक्स है, कुव्वत इस्लाम मंदिर मस्जिद है, ये हमारे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, ठीक है? उसके दक्षिण प्रवेश द्वार को हम क्या बोलते हैं, अलाई दरवाजा कहते हैं। तो आप यदि देखेंगे कभी आप कुतुब कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो कुतुब मस्जिद जिसे हम कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी कहते हैं, उसका दक्षिणी प्रवेश द्वार है, उसी को हम क्या होता है, अलाई मीनार कहते हैं। अलाई दरवाजा कहते हैं, मीनार क्या है, अलाई दरवाजा कहते हैं। वैज्ञानिक गुंबद की बात करें तो इसमें जो बना हुआ गुंबद है, इसमें बना हुआ गुंबद भारत में निर्मित पहला वैज्ञानिक और पूर्ण इस्लामिक गुंबद माना जाता है। क्या इसमें जो बना हुआ गुंबद है उसको क्या कहते हैं, भारत में निर्मित पहला वैज्ञानिक और पूर्ण इस्लामिक गुंबद माना जाता है। बलबन के मकबरे में हमारे वैज्ञानिक मेहराब का निर्माण किया गया था। आप इसे याद रखेंगे कि हमारे गुंबद का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय हमारे वैज्ञानिक मेहराब का निर्माण हुआ था, लेकिन पूर्ण जो हमारे वैज्ञानिक गुंबद है यह अलाई दरवाजे में ही बना हुआ है। डिजाइन की बात करते हैं, हमारे लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ, किससे बना हुआ, लाल बलुआ पत्थर से बना है और इस पर क्या हमारे सफेद संगमरमर से बहुत ही बारीक और जालीदार नक्काशी बनाई गई है। इसके मेहराब के घोड़े की नाल, इसके मेहराब कैसे, घोड़े के नाल मतलब हॉर्स शू आर्क, इस आकार के जो हमारे सेल्जुक शैली की पहचान है। जो हमारे क्या सेल्जुक शैली में भी इसी प्रकार के आर्क बनाए जाते हैं, आप इसे याद रखेंगे। फिर बात करें हमारे जो घोड़े के नाल के आकार, ये सेल्जुक आर्क की बात करें तो इस तरह होता है, जैसे इस तरह तुम्हारे गेटों के ऊपर इस तरह के डिजाइन होते थे, तो ये हमारे क्या सेल्जुक शैली की पहचान थे, आप इसे याद रखेंगे। अब हम बात करें जमात खाना मस्जिद, अगले हमारे स्थापत्य आता है कौन सा, जमात खाना मस्जिद की बात करें तो दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में स्थित है। जो दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, वहां पे हमारे क्या जमात खाना मस्जिद है। महत्व की बात करें तो पूर्णतः मतलब शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत की पहली मस्जिद है। तो आप इसे याद रखेंगे, शुद्ध और पूर्णतः, दो शब्द याद रखना, शुद्ध भी और पूर्णतः, मतलब पूरी पूरी हमारे इस्लामिक शैली में बनी भारत की पहली मस्जिद है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद मस्जिद हिंदू मंदिरों के मलबे से बनी थी, इसलिए उसमें भारतीय प्रभाव भी दिखाई देता है। लेकिन जो जमात खाना मस्जिद है, ये पूरी की पूरे इस्लामिक नियमों और डिजाइन पे बनी हुई मस्जिद है, आप इसे याद रखेंगे। फिर आते हैं हमारे मुबारक शाह खिलजी, अगले शासक कौन आते हैं, मुबारक शाह खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद उनका बेटा कुतुब कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी गद्दी पे बैठता है, जो कि हमारा एक कमजोर और एक विलासी शासक था। उसने खुद को क्या खलीफा घोषित कर लिया था, खुद को शक्तिशाली दिखाने के लिए। वैसे तो वो बहुत ज्यादा कमजोर था, लेकिन खुद को शक्तिशाली दिखाने के लिए उसने खुद को खलीफा घोषित कर लिया। उन्होंने बनवाया क्या, ऊखा मस्जिद। तो वही पुरानी आदत कि मंदिर है उसको तोड़ो और मस्जिद बना दो, लेकिन हमारे जाट शासक बहुत गजब के थे, उन्होंने क्या किया, वापस मस्जिद को तोड़ा और उसको मंदिर बना दिया। तो ऊखा मस्जिद की बात करें तो मुबारक शाह खिलजी ने राजस्थान के, ये मुबारक शाह खिलजी ने राजस्थान के बयाना में जो भरतपुर में पड़ता है वहां पे एक मस्जिद का निर्माण करवाया। बात करें किससे मस्जिद का निर्माण करवाया, तो उन्होंने मूल रूप से एक उषा मंदिर था, ऐसा ऐसा कहा जाता है उषा मंदिर के बारे में, ये बाणासुर की पुत्री थी, किसकी पुत्री थी, बाणासुर की पुत्री उषा का मंदिर था, जिसको तोड़कर हमारे मुबारक शाह खिलजी ने मस्जिद का रूप दे दिया था, इसलिए इसे उखा मस्जिद या उषा मस्जिद कहते हैं, आप इसे याद रखेंगे। और हमारे जो जाट शासक थे, उन्होंने क्या किया, राजस्थान के जाट शासकों ने जो मस्जिद थी, उखा मस्जिद है, उषा मस्जिद, इसको तोड़ के वापस उषा मंदिर का निर्माण करवाया था। खिलजी काल की वास्तुकला ने भारतीय इस्लामी वास्तु स्थापत्य में एक परिपक्वता ला दी थी, मतलब
मैच्योरिटी ला दी थी। जहाँ हमारे गुलाम के शासकों ने आधार तैयार किया था, वहीं अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा और जमात खाना मस्जिद के रूप में शुद्ध ज्यामितीय, संतुलित और अलंकृत इस्लामी वास्तुकला के बेहतरीन नमूने पेश किए थे, जो आने वाले तुगलक और मुगल काल के लिए एक सामान्य मानक बन गए थे। बात करें इसके बाद आता है हमारा तुगलक वंश। कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश 1320 से 1414 तक था। इन वंश की बात करें तो तुगलक वंश 1320 से 1414 तक था। तो तुगलक वंश का काल दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक बड़े बदलाव का काल था। क्या था? एक बड़े बदलाव का काल था। खिलजी वंश की बात करें, खासकर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, तो उस समय जहाँ वास्तुकला बहुत अधिक सजावट, नक्काशी और इस पे सब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। क्या? जो हमारी स्थापत्य की बात करें तो वास्तुकला में बहुत सारी सजावट होती थी, नक्काशी होती थी और बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता था। किसके टाइम पे? खिलजी वंश के टाइम पे। वहीं तुगलक काल में इसमें एकदम उल्टा हुआ, मतलब सादगी आ गई थी। तो तुगलकों ने सादगी, मजबूती और विशालता पे ध्यान दिया था, न कि सजावट और नक्काशी पे। इनकी इमारतें देखने में क्या सुंदर महलों जैसी नहीं होती थी, बल्कि हमारे क्या मजबूत किलों की जैसी लगती थी। इनकी इमारतें कैसी लगती थी? सुंदर महलों जैसी नहीं लगती थी, बल्कि कैसी लगती थी? मजबूत किलों जैसी लगती थी। अब तुगलक वंश की कौन-कौन सी स्थापत्य कला के बारे में बात करें, तो सबसे पहले इनकी विशेषताएँ क्या है? पहली विशेषता आती है इनकी मजबूती। तो दीवारें बहुत मोटी होती थी, पत्थर के बड़े-बड़े जो ढोके होते थे, उनसे मिलके बनी होती थी। ये बड़े-बड़े ढोके होते थे, उनसे मिलके हमारे दीवारें बनती थी। अलंकरण की बात करें तो अलंकरण का इन पे अभाव होता था। लाल पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया था। कोनों पर फूल पत्तियाँ और कुरान की आयतों की नक्काशी भी न के बराबरी हुई थी। जो हमारे तुगलक वंश की या तुगलक काल की जो इमारतें थी, उसमें हमारे जो कुरान की आयतें ये भी नहीं नक्काशी नहीं करते थे, साथ ही साथ फूल पत्ती, भवनों पर जो अलंकरण था, इनका भी अभाव देखने को मिलता है। इस सलामी शैली की बात करें, बैटरवेल की, तो इस सलामी शैली वैसे बात करें, सलामी शैली क्या होता है? कई बार आपने सुना भी होगा सलामी शैली क्या है? तो सेल्जुक शैली, सलामी शैली, मामलुक शैली, तो ये सब आपने सुना है। तो सलामी शैली की बात करें, तो दीवार के नीचे से तिरछी होती थी। तिरछी का मतलब इस तरह नीचे से तो चौड़ी और ऊपर आते-आते क्या सक्रिय हो जाती थी। और ये ऐसा इसलिए बनाया जाता था दीवारों को, ताकि यदि कभी भूकंप आ जाए, तो भूकंप की वजह से इन दीवारों को कोई भी नुकसान ना हो। नीचे से चौड़ी होती है, ऊपर से पतली होती है, तो उन दीवारों को नुकसान नहीं होता। किसकी वजह से? भूकंप की वजह से। तो बात करें हमारे सलामी शैली की। तो तुगलक काल की सबसे बड़ी पहचान होती थी सलामी शैली। इस इमारत की दीवारें एकदम सीधी ना होकर नीचे से चौड़ी और ऊपर की ओर ढलान वाली, मतलब स्लोपिंग वाली होती थी। और ये हमारे मिस्र की या फिर हमारे रोमन शैली से प्रभावित थी, जिससे हमारी इमारत को भूकंप आदि से मजबूती से बचाया जा सकता था। किससे? भूकंप से इनसे बचाया जा सकता था। अब हम बात करेंगे पहले शासक की। पहला शासक आता कौन? गयासुद्दीन तुगलक। पहला शासक कौन आता? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक की बात करें तो उसने तुगलकाबाद और उसका किला बनाया था। तुगलकाबाद शहर और उसमें एक किला बनवाया था। तो मंगोलों के लगातार हमलों से बचने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में एक नया शहर तुगलकाबाद बसाया और यह सल्तनत काल की तीसरी दिल्ली थी। ये क्या थी? हमारी सल्तनत काल की तीसरी दिल्ली थी। पहली दिल्ली हमारे राय पिथौरा, दूसरा हमारे सिरी फोर्ट और तीसरी हमारी कौन सी थी? तुगलकाबाद। और इस शहर के बचाव के लिए उसने तुगलकाबाद का विशाल और अभेद किला, जिसे अपन छप्पन कोट का किला भी कहते हैं, वो बनवाया था। जिसमें हमारे कितने 52 द्वार हुआ करते थे। कितने द्वार होते थे? 52 द्वार वो हुआ करते थे और ये पूरी तरह से सलामी मतलब ढलुआ शैली में बना हुआ था, ताकि इसको कोई भी तोड़ ना पाए, किले जैसी संरचना में। बात करें गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की, तो ये हमारे कृत्रिम झील आर्टिफिशियल लेक के बीचों बीच बना हुआ है। क्या हमारे आर्टिफिशियल लेक के कृत्रिम झील के बीचों बीच बना हुआ है और एक पुल के द्वारा किले से जोड़ा गया है। तो इस तरह देखें तो एक झील है, झील के बीच में क्या है? हमारे की किला है। कौन सा? गयासुद्दीन किला नहीं, मकबरा है। और बीच में क्या एक स्ट्रिप बनाई गई है, एक पुल बनाया गया जिसके माध्यम से उस मकबरे तक पहुंचा जा सकता है। तो ये हमारे एक आर्टिफिशियल झील है, कृत्रिम झील है, उसके बीचों बीच बना हुआ है और पुल के द्वारा किले से जुड़ा हुआ किला भी है और हमारी जो मकबरा है, दोनों क्या है? हमारे एक पुल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इस मकबरे के गुंबद पर हिंदू प्रभाव इस पर साफ-साफ देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि गुंबद के ऊपर कलश और आमलक जो हमारे हिंदू मंदिरों के शिखर पे होता है, ये चीज़ें बनी हुई है। इसमें हमारे लाल बलुआ पत्थर के साथ-साथ सफेद संगमरमर का प्रयोग भी दिखाई देता है। हमारे क्या लाल बलुआ पत्थर के साथ-साथ क्या संगमरमर का प्रयोग भी दिखाई देता है। फिर आता है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। अगले शासक कौन आते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका शासन 1325 से 1351 तक था। कब से कब तक? 1325 से 1351 तक था। तो इनकी बात करें तो इन्होंने सबसे पहले बसाया था जहाँपनाह नगर। किसके निर्माण किया? जहाँपनाह नगर की स्थापना की। तो पुरानी दिल्ली जो हमारी क्या है? राय पिथौरागढ़, और दूसरी दिल्ली जो हमारी सिरी फोर्ट था, उनके बीच की खाली जगह थी, उसको घेर के मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया शहर बसाया था, जिसे जहाँपनाह मतलब संसार की शरण स्थली कहा गया था। क्या कहा गया?
संसार की शरण स्थली या जहांपनाह नगर कहा गया। ये हमारे सल्तनत काल की चौथी दिल्ली थी। क्या थी? सल्तनत काल की चौथी दिल्ली थी। बात करें आदिलाबाद के किले की, तो जहांपनाह नगर की सुरक्षा के लिए बनवाया गया एक छोटा सा किला था, कि जहांपनाह नगर की सुरक्षा के लिए एक छोटा सा किला बनवाया गया, जिसे हम क्या कहते हैं? आदिलाबाद का किला कहते हैं। बाराखंबा की बात करें तो ये हमारी क्या एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर इमारत थी, जिसका उपयोग संभवतः किसके लिए किया जाता था? शाही बैठकों के या फिर निवास के लिए किया जाता था। शाही बैठकों या फिर निवास के लिए किया जाता था किसका? बाराखंबा का उपयोग। सतपुल की बात करें तो ये 7 मेहराबों वाला एक पुल या बांध था। क्या? 7 मेहराबों वाला एक पुल या बांध था, जो पानी को रोकने के लिए और या फिर हमारे सिंचाई के लिए बनवाया गया था। पानी को रोकने के लिए और सिंचाई के लिए बनवाया गया था हमारे सतपुल। अगले शासक कौन आते हैं हमारे? फिरोज शाह तुगलक। अगले शासक आते हैं हमारे कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक को भवन निर्माण का बहुत ज्यादा शौक था। किसका? भवन निर्माण का बहुत ज्यादा शौक था। और उनके काल को मस्जिदों का काल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनको वजीर मतलब प्रधानमंत्री खाने जहां मकबूल ने, उनके जो वजीर थे या फिर प्रधानमंत्री थे खाने जहां मकबूल, उन्होंने बहुत सी मस्जिदों का निर्माण करवाया था। क्या किया था? बहुत सारी मस्जिदों का निर्माण करवाया था। फिर बात करें फिरोज शाह कोटला की, तो हमारे हमारे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यमुना नदी के किनारे पे एक शहर बसवाया गया, और शहर का नाम था हमारा फिरोज शाह कोटला। ये हमारे सल्तनत काल की 5वीं दिल्ली थी। ये हमारी क्या थी? सल्तनत काल की 5वीं दिल्ली थी। और उन्होंने एक अनोखा काम किया, कौन सा? अशोक के स्तंभों को तुड़वा दिया। और ऐसा नहीं पूरी तरह से तुड़वाया, बहुत सुरक्षित तरीके से तुड़वाया। तो फिरोज शाह तुगलक ने सम्राट अशोक के 2 प्राचीन स्तंभ थे, एक हमारा टोपरा का और दूसरा मेरठ का। तो टोपरा मतलब हरियाणा से और मेरठ मतलब यूपी से, उनके 2 स्तंभों को उखड़वाया, सुरक्षित रूप से उखड़वाया, सुरक्षित लाके दिल्ली में लगवाया, दिल्ली में लगवा दिया था। टोपरा वाले स्तंभ को उसने अपने महल, जो फिरोज शाह कोटला की जामा मस्जिद है उसके पास में लगवाया था, और मेरठ वाले स्तंभ को उसने अपने अन्य महल, जो कुश के शिकार है, जिसे शिकारगाह कहते हैं, उसके पास में लगवाया था। बात करें इनके समय की, फिरोज शाह तुगलक के समय की जो मस्जिदें थी उनकी बात करें, जो उनके जो प्रधानमंत्री थे खाने जहां तेलंग मकबूल, उनके द्वारा बनवाई गई थी। जिसमें आती है सबसे पहली मस्जिद खिड़की मस्जिद, जो हमारे तहखाने के ऊपर बनी हुई एक अनोखी मस्जिद है। किसके? बेसमेंट के ऊपर बनी हुई एक अनोखी मस्जिद है, जिसमें हमारे हवा और रोशनी के लिए, किसके लिए? हवा और रोशनी के लिए खिड़कियां मतलब जाली विंडो बनी हुई है। यहाँ हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब एएसआई है, उनको खुदाई के दौरान बहुत सारे सिक्के मिले थे। इसके पास खिड़की मस्जिद के पास में, तो एएसआई को बहुत सारे सिक्के मिले थे। फिर बात करें काली मस्जिद की, कला मस्जिद की और बेगमपुरी मस्जिद की, तो 3 मस्जिदें हैं जो हमारे इस काल की बहुत ही विशाल मस्जिद है। कौन कौन सी? काली मस्जिद, कला मस्जिद और हमारी बेगमपुरी मस्जिद। फिर अगला मकबरा आता है हमारा कौन सा? खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। अगला मकबरा कौन सा था? खाने जहां तेलंगानी के मकबरे की बात करें तो ये फिरोज शाह तुगलक के वजीर प्रधानमंत्री का मकबरा है, जिसे उनके बेटे जूना खान ने बनवाया था। किसने बनवाया था? जूना खान ने बनवाया था। कौन सा? खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। इसके महत्व की बात करें तो भारत का पहला अष्टकोणीय मकबरा मतलब ऑक्टागोनल टॉम्ब है। आपसे याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाए आपसे कि भारत का पहला अष्टकोणीय मकबरा कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा खाने जहां तेलंगाना का मकबरा। जो कौन था? फिरोज शाह तुगलक का प्रधानमंत्री। अब बनवाया किसने था? उनके बेटे जूना खान ने। बाद में लोधी काल में अष्टकोणीय मकबरे बनाना एक परंपरा सी बन गई थी, लेकिन पहला कौन सा था? हमारा खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। और एक खास देखें तो जेरूसलम में एक डोम ऑफ द रॉक है, मस्जिद है, उनसे प्रेरित है हमारे कौन सा? अष्टकोणीय मकबरा। अगले शासक आते हैं कौन? हमारे गयासुद्दीन तुगलक। कौन से थे? गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। और उनके बाद के शासक थे, उनकी बात करें तो कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा बनवाया इसने। इन्होंने क्या किया? कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा बनाया। चित्र में आप देख सकते हैं औलिया का मकबरा। यह तुगलक काल के अंतिम चरण की इमारत है। ये क्या है? हमारे तुगलक काल की अंतिम चरण की इमारत है। तुगलक काल की सादगी से हटकर इसमें फिर से क्या लाल बलून पत्थर का प्रयोग होना शुरू हो गया था, और इसके गुंबद के कारण से क्या लाल गुंबद भी कहते हैं। बात करें इसकी तो तुगलक काल की वास्तुकला एक कल्याणकारी राज्य, सुरक्षात्मक राज्य की सोच को दिखाती है, जहाँ धन को सजावट पर खर्च करने की बजाय क्या मजबूत किलों, नहरों, पुलों जैसे हमारा सतपुल था और हमारे सार्वजनिक इमारतों पर खर्च किया गया था। अगला वंश आता हमारा कौन सा? सैयद वंश। सैयद वंश की बात करें जिसका शासन हमारा 1414 से 1451 तक था। कहाँ? 1414 से 1451 तक था हमारा सैयद वंश। तो सैयद वंश क्या है? दिल्ली वंश सल्तनत का चौथा वंश था। और ये काल क्या भारत के इतिहास में एक बड़े राजनीतिक अस्थिरता और पतन का काल था। ये काल क्या था? हमारे भारत के इतिहास में एक बड़े राजनीतिक अस्थिरता और पतन का काल था। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग के भयानक आक्रमण के बाद, तब 1398 में जब हमारे तैमूर लंग ने एक आक्रमण किया था, तो उस भयानक आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से बिखर चुकी थी और खजाना पूरी तरह से क्या खाली हो चुका था। और यही कारण है कि हमारे सैयद वंश के शासकों के पास न तो इतने संसाधन थे, न मतलब पैसा देना था, न ही इतना बड़ा साम्राज्य था कि वह खिलजी
या तुगलक काल जैसे विशाल इमारतें, किले या भव्य शहर का निर्माण कर पाते। उनके पास इतने संसाधन ही नहीं थे। बात करें मकबरों के काल की, क्या मकबरों के काल की बात करें तो सैयद और उसके बाद आने वाला जो लोधी काल है, क्या है सैयद और उसके बाद आने वाला जो लोधी वंश है, उनके काल को हमारे स्थापत्य कला के इतिहास में हमारे मकबरों का काल कहा जाता है। और इसका कारण ये है कि इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण मस्जिद, किले या महल का निर्माण नहीं हुआ था। इसके टाइम पे हमारे क्या कोई भी महत्वपूर्ण मस्जिद, किले या फिर महल का निर्माण नहीं हुआ था। शासकों और अमीरों ने केवल अपनी मृत्यु के बाद की याद में या अपनी मृत्यु के बाद की याद के लिए छोटे-छोटे लेकिन सुंदर मकबरे बनवाए थे, टॉम्ब का निर्माण किया था। सबसे पहले आते हैं कौन हमारे खिज़्र खां। खिज़्र खां की बात करें तो खिज़्र खां हमारे सैयद वंश का संस्थापक था और हमारे तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली की राजगद्दी पे बैठा था। किसके? तैमूरलंग के प्रतिनिधि के रूप में हमारे किसमें? भारत की गद्दी पे या दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। जो उसने और उसने क्या कभी सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं की। क्यों? क्योंकि वो प्रतिनिधि के रूप में था, इसलिए उसने क्या सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है, उसका बेटा करता है। उसने क्या रैयत आला की उपाधि धारण की थी, जिसका अधिकांश समय क्या है विद्रोह को दबाने में ही बीता था। किसका? खिज़्र खां का। बात करें इसकी तो इसने खिज़राबाद बसाया। खिज़्र खां ने यमुना नदी के किनारे खिज़राबाद नामक एक छोटा-सा शहर या बस्ती बसाई थी। हालाँकि आज दिल्ली में इस शहर में एक कोई विशेष ऐतिहासिक अवशेष नहीं मिले हैं। किसके? खिज़राबाद के। फिर बात करें हमारे मुबारक शाह की, जो इनके बेटे थे। मुबारक शाह जिनका शासन 1421 से 1434 तक था। तो मुबारक शाह खिज़्र खां का ही बेटा था, पुत्र था। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक भी माना जाता है और उसने सुल्तान की पदवी धारण की थी। याहिया बिन अहमद सरिंदी ने अपनी किताब या पुस्तक में तारीख-ए-मुबारक शाही, जो हमारे क्या है सैयद वंश की जानकारी का एकमात्र स्रोत है, इसमें सुल्तान को समर्पित की थी। जो हमारे मुबारक शाह थे, तो इसी सुल्तान पर समर्पित किताब थी तारीख-ए-मुबारक शाही। फिर बात करें मुबारकाबाद की, तो सुल्तान है तो सुल्तान ने क्या 1433 में यमुना नदी के तट पे मुबारकाबाद नामक एक नए शहर की स्थापना की थी। और दिलचस्प बात ये दुखद बात ये थी, जब सुल्तान इस शहर के निर्माण के कार्य का निरीक्षण कर रहे थे, मतलब जो जो शहर बनवाया तो शहर पूरा लगभग बनने को आया था और एक बार चेक करने के लिए आए थे कि बना या नहीं बना। तो निरीक्षण करते समय जो वज़ीर थे, सरवर उर्मुल, उनके षड्यंत्र की वजह से उनकी हत्या कर दी गई। तो शहर को बनवाया लेकिन उस शहर का को काम में नहीं ले पाया कौन? मुबारक शाह। फिर बात करें मुबारक शाह का मकबरा जो कहाँ हमारे दिल्ली में। तो मुबारक शाह के मकबरे की बात करें, तो मुबारक शाह ने अपने जीवन काल में ही दिल्ली मतलब जो आज का कोटला मुबारक क्षेत्र है, उसमें अपना मकबरा बनवाना शुरू कर दिया था। वास्तुशिल्प की बात करें जो आप मुबारक शाह का मकबरा चित्र में भी देख सकते हैं। तो ये हमारे अष्टकोणीय मकबरा है, हमारे को ऑक्टागोनल टॉम्ब है। अब ध्यान दें कि भारत का पहला अष्टकोणीय मकबरा हमारे तुगलक काल में खानेजाद तेलंगानी का मकबरा था और उसके बाद जितने मकबरे बने उसमें नॉर्मली अष्टकोणीय मकबरा बनाना एक रिवाज सा बन गया था। फिर मुबारक शाह के मकबरे की बात करें तो इसकी विशेषताएं कौन-कौन सी हैं? तो इस मकबरे के चारों ओर एक बरामदा है। क्या? एक बरामदा है इस मकबरे के चारों ओर, जिसके छत को क्या मजबूत खंभों पर टिकाया गया है। जिस छत को मजबूत खंभों पर टिकाया गया है। गुंबद के चारों ओर छोटी-छोटी छतरियाँ बनाई गई है। चित्र में भी आप छोटी-छोटी छतरियाँ जैसे ये छतरी है, ये छतरी, ये छतरी देख सकते हो और अभी बाद में क्या ये छोटे-छोटे खंभे भी आप देख रहे हो। तो इस तरह ये है हमारा मुबारक शाह का मकबरा। तो इस काल की वास्तुकला की एक नई विशेषता थी, जिसे बाद में हमारे लोधी वंश और मुगलों ने भी अपना लिया था। बात करें सैयद काल के अन्य जो महत्वपूर्ण मकबरे थे वो कौन-कौन से थे? तो मोहम्मद शाह का मकबरा की बात करें, तो सैयद वंश के तीसरे शासक मोहम्मद शाह का मकबरा है। ये सैयद वंश के तीसरे शासक मोहम्मद शाह का मकबरा है और ये आज दिल्ली के प्रसिद्ध लोधी गार्डन में स्थित है। कहाँ? दिल्ली में एक लोधी गार्डन है, तो लोधी गार्डन के पास में हमारे क्या मोहम्मद शाह का मकबरा है और ये भी हमारी अष्टकोणीय मकबरा है और वास्तुकला की दृष्टि से मुबारक शाह के मकबरे से बहुत ज़्यादा परिष्कृत और बहुत ज़्यादा सुंदर है। कौन-सा? हमारा मोहम्मद शाह का मकबरा। बात करें सैयद वंश की स्थापत्य कला में, क्यों? क्योंकि अब ये तो खत्म हो गया सैयद वंश, तो सैयद वंश की स्थापत्य कला में कोई भव्यता या नवीनता नहीं थी। उन्होंने काफ़ी हद तक तुगलक काल की शैली को ही अपनाया था, लेकिन विशाल इमारतों की बजाय उन्होंने पूरा ध्यान किस पे? अष्टकोणीय मकबरों के निर्माण पे केंद्रित रखा था। और जिससे चल के हमारे लोधी वंश ने भी अपने चरम तक पहुँचा दिया था। मतलब शुरू तो हमारे सैयद वंश में हुआ था, लेकिन चरम तक किसने पहुँचाया? हमारे लोधी वंश ने। बात करें लोधी वंश की अगला, जिनका शासन 1451 से 1526 तक था। तो लोधी वंश की स्थापत्य कला की बात करें तो लोधी वंश की सैयद वंश की तरह लोधी वंश को भी मकबरों का काल ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी भव्य इमारतें, महल, किले ये नहीं बने थे बल्कि क्या इमारतें बनी थी। इस काल में हमारे अष्टकोणीय मतलब ऑक्टागोनल और वर्गाकार मकबरों का निर्माण अपनी चरम तक पहुंच गया था और ये मकबरे हमारे क्या ऊंचे चबूतरों पर बनाए जाते थे। कहाँ बनाए जाते थे? ऊंचे-ऊंचे चबूतरों मतलब जो हमारे मंदिरों में जगती होती है, उसी प्रकार के जो मकबरे थे वो भी हमारे ऊंचे-ऊंचे चबूतरों पे बनाए गए थे। बात करें मकबरों की तो शुरुआत में आता है हमारा कौन? सिकंदर लोधी के काल की इमारतें और पहला मकबरा आता है कौन-सा? बहलोल लोधी का मकबरा जो कहाँ? दिल्ली में।
इसका निर्माण हमारे सिकंदर लोदी ने अपने पिता की याद में बनवाया था। किसके? अपने पिता की याद में बनवाया था। किसने? बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी का मकबरा था जो सिकंदर लोदी ने बनवाया था, किसकी याद में? अपने पिता की याद में। बात करें इसकी तो ये हमारे एक वर्गाकार मकबरा है। ये कैसा हमारे एक वर्गाकार मकबरा है जिसमें हमारे कितने 5 गुंबद है। और ये अन्य जो लोदी मकबरे हैं इनकी तुलना में थोड़ा-सा सादा है। सादा मतलब नॉर्मल है, ज़्यादा भव्य नहीं है। कौन-सा हमारा? बहलोल लोदी का मकबरा। फिर बात आती है दिल्ली की मोट की मस्जिद। दिल्ली की मोट की मस्जिद अंदर से देखें कैसे? तो चित्र में आप देख सकते हो। निर्माता की बात करें तो सिकंदर लोदी का वज़ीर था। कौन? मियाँ भुआ। वज़ीर या फिर प्रधानमंत्री था मियाँ भुआ, उसने बनवाया था क्या? मोट की मस्जिद दिल्ली की। विशेषता की बात करते हैं लोधी वास्तुकला की सबसे सुंदर उदाहरणों में से एक है और ऐसा कहा जाता है कि मियाँ भुआ ने सिकंदर लोधी के द्वारा बनवाई गई एक मोठ के दाने के से या मोठ के दाने से खेती शुरू की थी और उस कमाई से मस्जिद बनवाई थी। कि सिकंदर लोधी ने कहा कि मुझे एक खाने के लिए दाना चाहिए तो उन्होंने एक मोठ का दाना दिया था और मोठ के दाने को हमारे मियाँ भुआ ने जमीन में उगाया और उससे क्या खेती करनी शुरू की और खेती करते 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 उसे इतना फायदा हुआ, इतना लाभ हुआ कि उसने मोठ की मस्जिद बनाई। तो मोठ मस्जिद का नाम भी उन्होंने मोठ की मस्जिद रख दिया। और इस मस्जिद के गुंबद बहुत ही आकर्षक है और ये मस्जिद क्या लोधी काल की स्थापत्य कला के शिखर को दिखाती है कि किस स्तर की रही होगी हमारी लोधी काल की स्थापत्य कला। एक वजीर मतलब प्रधानमंत्री ने ऐसा बनवा दिया तो शासक ने तो क्या-क्या बनवाया होगा। फिर बात करें अगले शासक आते कौन? इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी के काल की इमारतों की बात करें 1517 से 1526 तक। सबसे पहले आती है सिकंदर लोधी का मकबरा जो कहाँ हमारे दिल्ली में। सिकंदर लोधी का मकबरा चित्र में आप देख सकते हैं। निर्माता की बात करें तो इब्राहिम लोदी ने इसे अपने पिता सिकंदर लोदी की याद में लोदी गार्डन में बनवाया था। क्या? इब्राहिम लोदी ने क्या अपने पिता सिकंदर लोदी की याद में लोदी गार्डन में हमारे इनका मकबरा बनवाया था। विशेषता की बात करते हैं ये हमारे क्या एक अष्टकोणीय मकबरा है। ये हमारे क्या एक अष्टकोणीय मकबरा है और ये भारत की पहली इमारत है जिसमें हमारे दोहरी गुंबद मतलब डबल डोम का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक डोम तो ये है और एक डोम ये है, तो डबल डोम का इस्तेमाल किया गया है। यदि परीक्षा में पूछा जाए डबल डोम मतलब दोहरा गुंबद क्या होता है, तो इसमें क्या होता है अंदर एक छोटा-सा गुंबद होता है, जो कमरे की ऊँचाई को संतुलित करके रखता है और एक बाहर एक और गुंबद होता है, जो इमारत को बाहर से भव्य ऊँचा दिखाता है और ये तकनीक क्या है? इसी तकनीक को बाद में हमारे मुगलों में जैसे हमारे हुमायूँ के मकबरे में, ताजमहल सब में देखने को मिला था क्या? दोहरा गुंबद या डबल डोम। बात करें लोधी काल की जो अन्य प्रसिद्ध इमारतें थी, वो कौन-कौन सी थी उनकी बात करें। तो सारी की सारी इमारतें कहाँ? दिल्ली में हैं। तो लोधी काल में अमीरों और सरदारों ने भी बहुत सारी संख्या में अपने-अपने मकबरे बनवाए थे और सभी मकबरे क्या आज लोधी दिल्ली के लोधी गार्डन या फिर उसके आस-पास में ही स्थित है, दूर नहीं है। जैसे एक था हमारा कौन-सा बड़े खां का मकबरा, एक था हमारा छोटे खां का मकबरा, एक दादी का मकबरा, एक पोती या फिर पूली का मकबरा। अब इनके लिए कई बार प्रश्न उठ जाता है दादी का मकबरा, पोती का मकबरा कैसे पता चलता है कि दादी का है, ये पोती का है? तो दादी और पोती के मकबरे को वास्तव में किनके हैं, इनका इतिहास में कोई खबर नहीं है, मतलब इनके बारे में पता नहीं है। लेकिन उनके आकार की वजह से स्थानीय लोगों ने दादी और पोती का मकबरा कहते हैं। क्यों? क्योंकि दादी का मकबरा तो बड़ा है, पोती का मकबरा छोटा है। बात करें लोधी काल की, तो ओवरऑल देखें लोधी काल की, तो लोधी काल सल्तनत युग का आखिरी चरण था। तो लोधी काल क्या सल्तनत युग का आखिरी चरण था। इब्राहिम लोधी की हठ धर्मिता की वजह से जो अफगान सरदार थे उनसे नाराज हो गए और उन्होंने क्या बाबर को बुला लिया, जिससे हमारे 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है जिसमें हमारा इब्राहिम लोधी हार जाता है। अब दिल्ली के सल्तनत का अंत हो जाता है, मुगल स्थापत्य कला की शुरुआत हो जाती है। वास्तुकला की दृष्टि से देखें तो लोधी काल ने दोहरे गुंबद जैसी तकनीक मुगलों को भी विरासत में दी थी। अब हम देखेंगे ये तो हमारे शासकों के द्वारा करवाई गई जो स्थापत्य कला थी। अब हम देखेंगे सल्तनत काल की प्रांतीय मतलब उस समय के जो प्रांत बने थे प्रोविंशियल आर्किटेक्चर या स्थापत्य कला के बारे में बात करें तो दिल्ली सल्तनत के कमजोर होने पर कई प्रांत और राज्य स्वतंत्र हो गए थे और इन राज्यों ने अपनी क्षेत्रीय जलवायु, उपलब्ध सामग्री और स्थानीय कारीगरों के आधार पर अपनी अपनी अलग स्थापत्य कला शैली का विकास किया था। जैसे कई बार आ जाता है हमारे बंगाल शैली के बारे में बताइए, तो बंगाल शैली की बात करें, बंगाल स्टाइल की जो हमारे सल्तनत काल की बंगाल शैली की बात करें, बंगाल की जलवायु कैसी है? नम है और वहाँ भारी बारिश होती है। जहाँ पत्थर कम है और मिट्टी ज़्यादा है, तो ये वहाँ की विशेषता है। वहाँ की जगह की विशेषता है, तो उनकी जो स्थापत्य कला होगी, उसकी कैसी विशेषता होगी? बात करें, तो पत्थर की कमी की वजह से ईंटों का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है और कहीं-कहीं क्या काले संगमरमर का प्रयोग भी किया गया है। बात करें छतों की, तो छतें कैसी है? बांग्ला, बांग्ला छतों का मतलब नॉर्मली छतें सीधी होती हैं, लेकिन बांग्ला में कैसे? ऊ ढलान वाली होती है। बीच में से ऊपर और कोनों से नीचे होती है, ताकि बारिश का पानी आसानी से इस पे रुके नहीं और वो क्या है, जो पानी जो बह के नीचे चला जाए, रुकना नहीं चाहिए पानी इनके ऊपर क्योंकि पानी यदि छतों पे ज़्यादा समय तक रुकेगा, तो छतें कमज़ोर हो सकती है। बांग्ला छतों की बात करें तो बारिश के पानी को आसानी से गिरने के लिए क्या बारिश के पानी को आसानी से गिरने के लिए
यहाँ की छतों को बाँस की झोपड़ियों की तरह घुमावदार या ढलुआ बनाया जाता था और नुकीले मेहराब कैसे थे? नुकीले। क्या मेहराबों का निर्माण तो हुआ था, लेकिन नुकीले मेहराबों का निर्माण होना शुरू हुआ था। प्रमुख इमारतों की बात करें तो ज़्यादातर गौड़ या लखनौती शैली में बनाई गई थी, जिसमें हमारे आती है सबसे पहले अदीना मस्जिद जो हमारे क्या पांडुआ में है। पांडुआ की जो अदीना मस्जिद की बात करें तो इसे हमारे सुल्तान सिकंदर शाह ने बनवाया था। किसने? सुल्तान सिकंदर शाह ने बनवाया था। कौन सा? अदीना मस्जिद। चित्र में भी आप देख सकते हैं। अरे भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है और इसमें कितने 400 गुंबद है। गुंबदों का शहर मान लीजिए, 400 गुंबद है एक ही मस्जिद के अंदर। इसका आकार इतना विशाल है कि ये हमारे दमिश्क जो सीरिया की ग्रेट मस्जिद से प्रेरित है। मतलब इतनी बड़ी है ये मस्जिद, जिसे आप मान नहीं सकते कि इसमें 400 गुंबद है। और ये कहाँ से माना जाता है कि कहाँ से इन्होंने देखा होगा कि ऐसा बनाना है, कि दमिश्क जो सीरिया है उनकी ग्रेट मस्जिद से प्रेरित है, मतलब उनको कॉपी करने की कोशिश की गई है। आप इसे याद रखेंगे। फिर कदम रसूल मस्जिद की बात करें तो इसमें हमारे पैगंबर मोहम्मद के पैरों के निशान रखे होने की मान्यता है। कि इसमें कदम रसूल मस्जिद नाम है। कदम रसूल, रसूल मतलब जो हमारे मोहम्मद साहब है और उनके कदम, तो जिस मस्जिद में रखे हैं वो कदम रसूल मस्जिद है। तो ऐसी मान्यता है कि जो हमारे कदम रखे हुए हैं किनके? मोहम्मद साहब के पैरों के निशान इस मस्जिद में रखे हुए हैं। फिर बड़ा सोना मस्जिद और छोटा सोना मस्जिद की बात करें तो इनके गुंबदों पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। इनके गुंबदों पर क्या सोने का पानी चढ़ा हुआ है, इसलिए इन्हें यह नाम मिला है कि सोना मस्जिद। दाखिली मस्जिद की बात करें तो गौड़ शहर का मुख्य प्रवेश द्वार था। जो गौड़ या लखनौती शैली है, तो ये शहर है, उसका प्रवेश द्वार था दाखिली दरवाजा। तो पक्की ईंटों से बना एक बहुत ही शानदार ढांचा है। कौन सा? दाखिली दरवाजा। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने बंगाल शैली देखी। अब देखेंगे हम मालवा शैली, जिसे हम पठान शैली भी कहते हैं। तो मालवा जो हमारे मध्य प्रदेश है, उसकी राजधानी पहले धार हुआ करती थी, फिर इसे मांडू में ले जाया गया। मांडू को सिटी ऑफ जॉय मतलब आनंद की नगरी भी कहते हैं। किसको? मांडू को आनंद की नगरी मतलब सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। बात करें इनकी विशेषता की तो यहाँ की इमारतें बहुत ही मजबूत और ऊंचे ऊंचे चबूतरों पे बनवाई गई थी। यहाँ की इमारतें क्या बहुत ज्यादा मजबूत थी, साथ ही साथ क्या ऊंचे ऊंचे चबूतरों पे बनवाई गई थी। इनकी इमारतों की बात करें और सारी की सारी इमारतें कहाँ? मालवा शैली की इमारतें सभी की सभी मांडू में है। जैसे हमारे कौन-कौन सी? होशंग शाह का मकबरा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भारत की पहली इमारत है जो पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनी है। क्या ताजमहल से पहले क्या है? यदि ये कोई इमारत है जो कौन-सी? होशंग शाह का मकबरा। सर्च करेंगे आपको बहुत ही सुंदर देखने को मिलेगा। क्या? होशंग शाह का मकबरा। जो ताजमहल से पहले पूरी की पूरी संगमरमर से बनी हुई पहली इमारत है। जहाज महल की बात करें तो ये 2 झीलों कपूर तालाब और मुंज तालाब इसके बीच में स्थित है। क्या जहाज महल की बात करें, ये महल क्या हमारे कपूर तालाब और मुंज तालाब के बीच में स्थित है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे, जैसे एक तो हमारे कपूर तालाब ये है, बीच में मुंज तालाब है और बीच में हमारे क्या, जो हमारे जहाज महल है। और जहाज महल की आकृति कैसी है? इस तरह की आकृति है कि जब कोई भी व्यक्ति इधर से देखता है या फिर इधर से देखता है, तो इस महल की परछाई हमारे इस पानी में दिखती है, तो इधर से देखता है तो इस महल की परछाई इसमें दिखती है। और ऐसा लगता है कि पानी के ऊपर एक जहाज तैर रहा है, इसीलिए इसका नाम जहाज महल पड़ा है। आप इसे याद रखेंगे और इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो कि कोई बड़ा जहाज पानी में तैर रहा हो, क्योंकि दोनों तरफ क्या पानी के एरिया हैं, दोनों तरफ तालाब है। कौन से? कपूर तालाब और मुंज तालाब। फिर बात करें हिंडोला महल की, तो हिंडोला महल हमारे चित्र में देख रहे हो, जिसकी दीवारें क्या 77 डिग्री कोण पे से ज़्यादा झुकी हुई है। जिसकी दीवारें क्या हमारे 77 डिग्री कोण से ज़्यादा झुकी हुई है, मतलब आप देख सकते हैं कि जैसे ये है, तो ये दीवारें हैं, तो ये इस तरह से बनी हुई है। इसका मतलब क्या है? 77 डिग्री कोण से झुकी हुई है ये दीवारें। और ये इसीलिए आपको पता है क्यों बनवाई जाती है, ताकि भूकंप से इनको नुकसान ना हो। जिससे क्या दूर से देखने पे ये झूलते हुए मतलब हिंडोला महल की तरह लगता है कि ये झूल रहा है। ऐसा महल है जो झूल रहा है, हिल रहा है। इसी वजह से इसे हिंडोला महल कहते हैं। फिर रानी रूपमती के महल की बात करें तो मांडू के किले की सबसे ऊँची चोटी पे स्थित है। ये मांडू के किले की सबसे ऊँची चोटी पे स्थित है, जहाँ से वह रानी रूपमती नदी दर्शन मतलब कौन-सी नदी? नर्मदा नदी के दर्शन किया करती थी। कौन? रानी रूपमती। फिर मांडू का विजय स्तंभ की बात करें, तो महमूद खिलजी ने मेवाड़ मतलब कुंभा के पर अपनी जीत का दावा करते हुए, कि महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर मतलब महाराणा कुंभा पर अपनी जीत का दावा करते हुए ये 7 मंजिला स्तंभ बनवाया था। और राणा कुंभा ने भी इसी युद्ध के बाद जो हमारे अलावा महमूद खिलजी से युद्ध हुआ था, इसी युद्ध के बाद चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ बनवाया था। तो दोनों ने एक-एक स्तंभ बनवाया, मांडू में तो विजय स्तंभ और चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ। तो हमारे दंभ भरते हुए जो हमारे दावा करते, जीत का दावा कि ये युद्ध लड़ रहा हूँ मैं और जीतूँगा ही। तो उन्होंने महाराणा कुंभा पे जीत की खुशी में ये एक स्तंभ बनवाया, मांडू का विजय स्तंभ। जब युद्ध होता है तो पता चलता है हमारे महमूद खिलजी तो हार जाते हैं और जीत कौन जाते हैं? राणा कुंभा जी जाते हैं। तो राणा कुंभा इसी बात से हमारे क्या है, कीर्ति स्तंभ बनवाते हैं कहाँ? चित्तौड़ में, जिसे विजय स्तंभ भी कहते हैं। फिर बात करें जौनपुर शैली, तीसरी शैली आती है कौन सी? जौनपुर शैली, जिसे शिकरी शिर की शैली भी कहते हैं। जौनपुर शैली को शिर की शैली भी कहते हैं। तो जौनपुर की स्थापना हमारे फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई
जूना खां जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, उनकी याद में की थी। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। बाद में यहाँ शर्की वंश ने शासन किया था। किसने? शर्की वंश ने शासन किया था। जौनपुर को शिक्षा और कला का बहुत बड़ा केंद्र होने के कारण क्या भारत का शिराज कहा जाता है। जौनपुर को शिक्षा और कला का बहुत बड़ा केंद्र होने के कारण क्या भारत का शिराज कहा जाता है। विशेषताओं की बात करें तो यहाँ की मस्जिदों में मीनारें नहीं होती थी। जो जौनपुर शैली है तो जौनपुर की शैली की जो मस्जिदें थी उनमें मीनारें नहीं हुआ करती थी। मुख्य इबादत कक्ष के सामने बहुत ही विशाल और भव्य मेहराबदार द्वार पाए जाते थे। क्या थे? मेहराबदार द्वार पाए जाते थे। और जो इनकी क्या सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है, जो इनकी सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है, इनकी जो शिर की शैली है तो इनकी बहुत प्रमुख इमारतों की बात करें। एक थी हमारे अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद चित्र में आप देख सकते हो, जिसका निर्माण हमारे फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था और इब्राहिम शाह शर्की ने इसको पूरा करवाया था। और इसे हमारे अटाला देवी की जो मंदिर है उसको तोड़कर उनके जो अवशेष थे उनको जोड़ जोड़ के हमारे अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। और जौनपुर की अन्य सभी मस्जिदें इसी की नकल पे बनी हुई। किसकी? अटाला मस्जिद की नकल मतलब इसी प्रारूप में बनी हुई है, जिसे हम शर की शैली भी कहते हैं। फिर बात करें लाल दरबार मस्जिद, झंझोरी मस्जिद, जामा मस्जिद, सभी की सभी मस्जिदें क्या है हमारा अटाला मस्जिद की कॉपी की हुई है। अगली शैली आती है हमारी कौन सी? गुजरात शैली। गुजरात शैली की बात करें तो मुस्लिम प्रांतीय शैलियों में गुजरात शैली को सबसे सुंदर और परिष्कृत माना जाता है। क्या मुस्लिम प्रांतीय शैलियों में गुजरात शैली को सबसे ज्यादा सुंदर और परिष्कृत माना जाता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे हिंदू और जैन कारीगरों की क्योंकि यहाँ पे हमारे हिंदू और जैन कारीगरों की लकड़ी और पत्थर की नक्काशी करने की सदियों पुरानी परंपरा थी। विशेषताएं देखें तो इस शैली पर हमारे जैन और हिंदू मंदिरों की इस शैली पर हमारे क्या जैन और हिंदू मंदिरों की वास्तुकला का बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। और इसमें बहुत अलंकृत कोष्टक यहाँ पे हमारे के बहुत ही अलंकृत कोष्टक जिन्हें हम क्या कहते हैं ब्रैकेट्स कहते हैं और पतली और बारीक नक्काशी वाली मीनारें जैसे हमारे अहमदाबाद की झूलती मीनार है और अत्यंत बारीक जाली वाला काम जैसे हमारे सिद्दी सैयद की जाली है। जो सिद्दी सैयद की जाली है वो वहाँ देखने को मिलती है। तो वहाँ देखने को मिलता है। तो उनकी विशेषताएं किसकी? गुजरात शैली की। तो विशेषताओं को दोबारा बता दें तो इस शैली पर हमारे जैन और हिंदू मंदिरों की वास्तुकला का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और इसमें हमारे बहुत सारे अलंकृत कोष्टक जिन्हें ब्रैकेट्स कहते हैं, पतली और बारीक नक्काशीदार मीनारें जैसे अहमदाबाद की झूलती मीनार और अत्यंत बारीक जाली का काम जैसे हमारे सैयद दीदी सैयद की जाली है, ये सब देखने को मिलता है। बात करें इस समय की जो प्रमुख इमारतें हैं उनकी, तो इमारतों की बात करें तो अहमद शाह ने 1411 में अहमद शाह ने 1411 में अहमदाबाद शहर बसाया था और वहाँ पे हमारे क्या जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। महमूद बेगड़ा की बात करें तो महमूद बेगड़ा ने चंपानेर और जूनागढ़ में महमूद बेगड़ा ने चंपानेर और जूनागढ़ में जामा मस्जिदों का निर्माण करवाया था। बात करें अगली शैली और आखिरी शैली आती है कौन सी हमारी? कश्मीर शैली। कश्मीर शैली की बात करें तो कश्मीर की भौगोलिक स्थिति की वजह से वहाँ की स्थापत्य शैली बाकी भारत से बिल्कुल अलग थी। बात करें उसकी विशेषताओं की तो हमारे कड़ाके की ठंड और बर्फबारी से बचने के लिए क्या कड़ाके की ठंड और बर्फबारी से बचने के लिए यहाँ की इमारतों में पत्थर की जगह क्या है लकड़ी और खासकर वो भी कौन सी? देवदार की। उस लकड़ी का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया था। और मस्जिदों की छत में क्या ढलुआ और बहुमंजिला जैसे पैगोडा जैसी बनाई जाती थी ताकि वहां पे बर्फ ना रुके। बात करें हमारे कश्मीर शैली की प्रमुख इमारतों की कौन कौन सी इमारतें? एक तो हमारी आती है शाह हमदान मस्जिद। कौन सी? शाह हमदान मस्जिद जो हमारे श्रीनगर के अंदर है। तो ये पूरी तरह से लकड़ी से बनी एक बिना कील वाली मस्जिद है। क्या एक भी कील इसमें लगाई नहीं गई है। तो बिना कील वाली एक मस्जिद है। लकड़ी से बनी हुई है लेकिन लकड़ी को जोड़ने के लिए एक भी कील का प्रयोग नहीं किया गया है। इसकी वास्तुकला इतनी सुंदर है कश्मीर की मस्जिदों का मुकुट मतलब मुकुट का नगीना कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे। कश्मीर की मस्जिदों का मुकुट का नगीना किसे कहा जाता है? हमारे शाह हमदान मस्जिद जो कहा हमारे श्रीनगर में। फिर बात करें सल्तनत काल की जो प्रांतीय वास्तुकला है इसी बात का प्रमाण है। क्या? श्रीनगर सल्तनत काल की प्रांतीय वास्तुकला इस बात का प्रमाण है कि जब इस्लामी कला स्थानीय भारतीय भौगोलिक परिस्थितियों और हिंदू जैन कारीगरों की कला से मिली तो उन्हें उसने क्या किया हर राज्य में एक नई और अद्भुत और विशिष्ट शैली बन गई या नई शैलियों को पहचान दी। तो इस तरह हमने सल्तनत काल की सभी स्थापत्य कला के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे सल्तनत काल की साहित्य के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत काल जो हमारे 1206 से 1526 तक था न केवल राजनीतिक उथल पुथल का समय था बल्कि ये हमारे साहित्य विशेषकर हमारा कौन सा फारसी साहित्य और हिंदी या हिंदवी जो हमारे प्रारंभिक हिंदी या उर्दू के नाम से जानी जाती है तो उनके जन्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल था। और इस दौर में कई महान जो इतिहासकार थे सूफी कवि हुए थे जिन्होंने दरबार की चकाचौंध से लेके आम जनता के जीवन तक सभी के को क्या अपनी कलम से उकेरा था। इसमें हमारे सबसे पहले साहित्यकार आते कौन? हमारे हसन निजामी। हसन निजामी की बात करें तो साहित्य के बारे में देख रहे हैं तो साहित्यकार कौन? हमारे हसन निजामी। तो निजामी साहब की बात करें तो हसन निजामी एक फारसी इतिहासकार थे। कैसे थे? फारसी इतिहासकार थे जो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक के समय भारत आए थे। किसके समय भारत आए? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय भारत आए थे। पुस्तक लिखी उन्होंने ताजे मासिर। पुस्तक का नाम क्या? ताजे मासिर। उन्होंने पुस्तक लिखी।
तो ये हमारी दिल्ली सल्तनत का पहला आधिकारिक इतिहास है। कौन सा ऑफिशियल हिस्ट्री मानी जाती है क्या? ताज उल मासिर। इस पुस्तक में मुख्य रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के शुरुआती वर्षों के जो सैन्य अभियान थे, कौन-कौन से इन्होंने युद्ध लड़े और कौन-कौन से जीते और प्रशासन का वर्णन किया गया है किसमें? ताजुल मासिर में। और ये उस समय की घटनाओं को समझाने के लिए एक प्राथमिक स्रोत की तरह काम करता है। कौन सा? ताजुल मासिर। फिर आता मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज की बात करें तो ये सुल्तान इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारियों के, ये हमारे क्या सुल्तान इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारियों के दरबार के मुख्य काजी, जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन? मिन्हास उल उस सिराज और इतिहासकार थे। इनकी पुस्तक थी तबकात-ए-नासिरी। पुस्तक का नाम क्या है हमारे? तबकात-ए-नासिरी इनकी पुस्तक थी। तो सल्तनत काल के शुरुआती इतिहास जो 1260 तक का इतिहास है, उसकी प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। कौन सी? तबकात-ए-नासिरी। समर्पण की बात करें तो ये पुस्तक हमारे इल्तुतमिश के पोते जो बलबन है के दामाद है सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है। तबकात-ए-नासिरी किसको समर्पित है? सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को, जो क्या बलबन के दामाद और इल्तुतमिश के पोते हैं। बात करें इसके माध्यम से हमें पता चलता है नालंदा के विनाश की। तो इसी पुस्तक में हमारे इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी है। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। उसके द्वारा बिहार पर हमला किया गया और 1193 ईस्वी में नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय उनको जलाकर नष्ट करने का पूरा वर्णन हमारे किसमें किया गया? तबकात-ए-नासिरी में, जिसमें ये बताया गया था जो नालंदा का विश्वविद्यालय था, इसकी जो पुस्तकें थी वो लगभग 3.5 से 4 महीने तक जली थी। आप सोच सकते हैं उसमें कितनी पुस्तकें रखी होगी जिनको जलने में 3.5 से 4 महीनों का समय लगा था। और मिन्हाज खुद लिखता है कि बख्तियार ने इसे एक किला समझ के आक्रमण किया था और वहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं को पाया और तो उनका कत्लेआम कर दिया। कि उन्होंने सोचा कि ये कोई किला है, किसी राजा किला, लेकिन बाद में पता चला ये कोई किला नहीं है, ये शिक्षण स्थान था। लेकिन फिर भी वो रुका नहीं, उन्होंने किताबें जला दी और लोगों को बौद्ध भिक्षुओं को तो उनको मार दिया। अगले हमारे जो इतिहासकार और साहित्यकार थे कौन? हमारे अमीर खुसरो, जो मध्यकालीन भारत का सबसे बहुमुखी प्रतिभा वाला विद्वान था। अमीर खुसरो की बात करें 1253 से 1325 तक जिसका समय था। ये कवि नहीं थे, केवल एक कवि नहीं थे, महान सूफी संत थे, संगीतकार थे, सैनिक थे और इतिहासकार भी थे। भारतीय संस्कृति और साहित्य पर उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। बात करें खुसरो की तो खुसरो का व्यक्तिगत जीवन और उपाधियों की बात करें तो सबसे पहले उनके गुरु की बात करें तो प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य थे कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कहते हैं हमारे हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रसिद्ध शिष्य थे। उपाधि की बात करें तो उन्हें तूती-ए-हिंद मतलब तोता-ए-हिंद या पैरट ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। और ये उपाधि हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी मीठी जुबान और काव्य प्रतिभा के लिए दी थी। क्या उनकी जो मीठी जुबान थी और काव्य प्रतिभा थी, इसी वजह से हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को ये जो उपाधि दी थी। खुसरो को अपने भारतीय होने पर बहुत ज़्यादा गर्व था। क्या? खुसरो को भारतीय होने पे बहुत ज़्यादा गर्व था। बात करें इसकी तो इसने 7 सुल्तानों का काल देखा था। तो खुसरो और उनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। दोनों ने दिल्ली के तख्त पर 7 सुल्तान मतलब बलबन से लेके गयासुद्दीन तुगलक तक का शासन देखा था। संरक्षण की बात करें तो उन्हें सबसे पहले बलबन के बेटे जो शहजादा मोहम्मद थे, गयासुद्दीन मोहम्मद की बात नहीं हो रही, सही नाम क्या मोहम्मद शहजादा मोहम्मद है। उन्होंने संरक्षण दिया था जो सुल्तान का सूबेदार था। जो आप इसे याद रखें कि हमारे किसने बलबन के बड़े बेटे शहजादा मोहम्मद ने संरक्षण दिया था, जो कि मुल्तान का सूबेदार था। बात करें अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो की भाषा और साहित्य में योगदान की बात करें, तो पहले ऐसे शासक थे या पहले ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने फारसी के साथ-साथ हिंदवी मतलब हिंदी या खड़ी बोली, इसका प्रयोग अपनी कविताओं और पहेलियों और मुखरियों में किया था। तो आप इसे याद रखें कि वो पहले ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने फारसी तो किया ही किया, अपनी कविताएँ थी, पहेलियाँ थी, उनके अंदर क्या फारसी का प्रयोग तो किया ही किया, फारसी के साथ-साथ हिंदवी मतलब हिंदी या फिर खड़ी बोली का प्रयोग अपनी कविता और पहेलियों में किया था। उन्होंने भारतीय मुहावरों, कहावतों, लोकोक्तियों का प्रयोग उन्होंने क्या भारतीय मुहावरों, कहावतों और लोकोक्तियों का साहित्य में जमकर प्रयोग किया था। और उन्होंने क्या खड़ी बोली, जो आधुनिक हिंदी है, इसका पहला कवि माना जाता है किसे? अमीर खुसरो को। बात करें खुसरो का संगीत में योगदान की, खुसरो का संगीत में योगदान देखें, तो भारतीय शास्त्रीय संगीत में खुसरो का योगदान बहुत ज़्यादा अद्वितीय है। बात करें उनकी तो उन्होंने सितार का आविष्कार किया, तो उन्होंने भारतीय वीणा है और ईरानी तंबूरा, तो दोनों के दोनों है। तो एक तो हमारी भारतीय वीणा और ईरानी तंबूरा, इन दोनों को मिला के एक नया वाद्य यंत्र जिसे हम कहते हैं सितार, सहतार यानी 3 तारों वाला, सहतार मतलब 3 तारों वाला एक आविष्कार किया था। अब से वाद्य यंत्र है उसका आविष्कार किया था जिसे सितार कहते हैं। सहतार मतलब 3 तार वाले वाद्य यंत्र का आविष्कार किया किसने? हमारे अमित खुसरो ने। फिर तबले के आविष्कार की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने पखावज को बीच में से काट के तबलों की बनाया। 2 तबले थे, तो वह किसको पखावज को बीच में से काट दिया और तो पखावज का निर्माण करा।
गायन शैली की बात करें तो उन्होंने भारत में कव्वाली, तराना, ख़याल गायकी इनकी शुरुआत की थी। उन्होंने क्या भारत में कव्वाली, तराना और ख़याल गायकी की शुरुआत की थी। इसलिए उन्हें कव्वाली का जनक माना जाता है। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? कव्वाली का जनक कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे। कव्वाली का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अब बात करेंगे अमीर खुसरो ने कौन-कौन सी किताबें लिखी थी। किताबों की बात करें अमीर खुसरो की पुस्तकों की। तो अमीर खुसरो की पुस्तकें कौन-कौन सी हैं? तो अमीर खुसरो की किताबें सल्तनत के इतिहास का सबसे रंगीन और सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं। ऐसा लगता है उनकी किताबों को पढ़ के कि हम वही जीवन जी रहे हैं जो उस समय था। बात करें पहली किताब थी नूर सिपेहार मतलब जिसे नौ आसमान कहा जाता है। नूर सिपेहार मतलब नौ आसमान की बात करते हैं इस किताब में। ये पुस्तक हमारे अमीर खुसरो की भारत भक्ति का सबसे प्रगाढ़ प्रमाण है। वहाँ किसका? भारत भक्ति का प्रगाढ़ प्रमाण मिलता है, सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है किससे? हमारे नूर सिपेर से। इसमें उन्होंने भारत की जलवायु, यहाँ के फूलों, जानवरों, ज्ञान विज्ञान और दर्शन की भूरी-भूरी प्रशंसा की है मतलब बहुत तीखी-तीखी, अच्छी-अच्छी प्रशंसा की है। कश्मीर की प्रशंसा में उसने क्या कहा? तो इसी पुस्तक में कश्मीर की सुंदरता का वर्णन करते हुए उन्होंने अपने एक प्रसिद्ध फ़ारसी शेर कहा था, जो अक्सर क्या शाहजहाँ के साथ भी जोड़ा जाता है। मतलब शाहजहाँ ने जो लाल किले का निर्माण किया था दिल्ली में, तो उसकी एक दीवार थी, उसपे भी ये शेर लिखा हुआ है। शेर का नाम क्या था? गर फिरदौस बर्रू ज़मी, गर फिरदौस बर्रूए ज़मी अस्त अमियस्त ओ अमियस्त ओ अमियस्त मतलब कि यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है, तो यही है और यही है और कहाँ है? कश्मीर में। और यही वाली लाइन हमारे लाल किले की एक दीवार पे भी लिखी हुई है। फिर बात करें अगली पुस्तक की किरान उल उस सादिन। पुस्तक का नाम क्या है? किरान उस सादिन की बात करें। मतलब 2 शुभ तारों का मिलन। क्या 2 शुभ तारों के मिलन की बात करें। ये खुसरो की पहली ऐतिहासिक म मसनवी है। ये मतलब पहेलियों की किताब कौन-सी हमारी? किरान उस सादिन। इसमें हमें बंगाल के सूबेदार बुगरा खां जो पिता थे और दिल्ली के सुल्तान टेकुबाद जो हमारे बेटे थे, इन दोनों के बीच क्या अवध मतलब अयोध्या में हुई भावुक मुलाकात और संवाद का वर्णन है किसमें? किरान उल सादिन मतलब 2 शुभ तारों का मिलन। और इसमें 2 शुभ तारे कौन-कौन थे? बेटे और बाप और बेटे। पिता तो कौन थे हमारे? बुगरा खां और बेटा कौन था? केकूबाद। ये दोनों हमारे क्या अयोध्या में मतलब अवध में जाके मिलते हैं और उनके जो मिलन के बारे में हमारे किसमें बताया गया है? किरान उस सादिन। अगली पुस्तक आती है हमारी कौन-सी? मिफ्ताह उल फुतूह। पुस्तक का नाम क्या है? मिफ्ताह उल फुतूह जिसे विज्जियों की कुंजी भी कहा जाता है। क्या? विज्जियों की कुंजी भी कहा जाता है। तो ये खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों और उसकी जो उदार नीतियाँ हैं, उसका वर्णन करती है कौन-सी? मिफ्ताह उल फुतूह। फिर आती है हमारी कौन-सी अगली पुस्तक? खज़ाइन उल फुतूह। पुस्तक का नाम है खज़ाइन उल फुतूह। तो ये हमारे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की ये हमारे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी? खज़ाइन उल फुतूह। इसमें हमारे अलाउद्दीन के उत्तर और दक्षिण भारत के अभियानों, बाजार नियंत्रण प्रणाली, मंगोलों के खिलाफ उनकी जो सफलताएँ थी, इन सब का वर्णन किया गया है। फिर जौहर की सबसे पहले जानकारी हमारी खज़ाइन उल फुतूह है, ये तारीख-ए-इलाही से मिलती है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था, तो राजपूत महिलाओं ने जौहर किया था और फारसी साहित्य में जौहर शब्द का उल्लेख पहली बार यहीं इसी किताब में किया गया था। आप लेकिन इस जौहर की बात करें, तो जैसे हमारे एक जौहर है, एक जौहर में जैसे हमारे हमीर देव थे, जो रणथंभौर के, तो हमीर के देव थे रणथंभौर के, तो वही था हमारा रणथंभौर का जो 1301 का जो जौहर था। तो इसमें हमारी जो बेटी थी देवल दे, उन उसने जल जौहर किया था, साथ ही हमारी जो रंगा देवी थी, उन्होंने भी जल जौहर कर लिया था। तो जल जौहर के बारे में जानकारी हमारे किससे मिलती है? हमारे खज़ाइनुल फुतूह या तारीख़-ए-इलाही से मिलती है। आप इसे याद रखेंगे 1301 का जो रणथंभौर आक्रमण था। फिर आशिका जिसे देवल रानी कहते हैं, जो हमारे खिज़र काग से संबंधित थी, आशिका। तो ये हमारी प्रमाणिक प्रेम कथा थी किसकी? देवल रानी और खिज़र का की। ये अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज़र खां और गुजरात के शासक राजा कर्ण बघेला या बघेल की बेटी थी देवल रानी। इन दोनों को प्रेम और उनके दुखद अंत की कहानी कौन-सी? हमारी आशिका पुस्तक। अगली पुस्तक आती है हमारी तुगलकनामा। तो ये हमारे खुसरो की अंतिम और ऐतिहासिक रचना मानी जाती है कौन-सी? तुगलकनामा। इसमें हमारे तुगलक वंश की जानकारी इसमें हमारे क्या तुगलक वंश की जानकारी मतलब उसकी स्थापना और गयासुद्दीन तुगलक की सफलताओं का वर्णन किया गया है। किसमें? हमारे तुगलकनामा में। ये हमारी कौन-सी पुस्तक है? तुगलकनामा। इसमें हमारे तुगलक वंश की स्थापना और गयासुद्दीन तुगलक की सफलताओं का वर्णन किया गया है। अगली पुस्तक आती है हमारे पास एजाज़-ए खुसरवी। क्या एजाज़-ए खुसरवी की बात करें तो खुसरो के द्वारा लिखे गए पत्र और दस्तावेज इनका एक विशाल संग्रह है जो 5 भागों में इकट्ठा किया गया है। 5 भागों में इकट्ठा है। क्या हमारे खुसरो के द्वारा लिखे गए पत्रों और दस्तावेजों का एक विशाल संग्रह है। इसमें हमारे उस समय के सामाजिक, धार्मिक और विशेष रूप से क्या उस समय के सामाजिक, धार्मिक और विशेष रूप से सूफीवाद के दर्शन की विस्तृत जानकारी मिलती है। किसके? सूफीवाद के दर्शन की विशेष जानकारी मिलती है।
आगे बात करें सल्तनत काल का साहित्य। यह सल्तनत काल का साहित्य केवल राजाओं की तलवारों की कहानी नहीं है। यह सल्तनत काल का साहित्य केवल राजाओं की तलवारों की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे अमीर खुसरो जैसे विद्वानों के माध्यम से भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब है, जिसे हम समृद्ध संस्कृति कहते हैं, संगीत और नई भाषा जैसे हमारी खड़ी बोली, इनके जन्म की कहानी भी मानी जाती है। अब हम देखें सल्तनत काल का प्रशासन। सल्तनत काल के प्रशासन की बात करें तो सल्तनत काल जो हमारे 1206 से 1526 तक था, इनका प्रशासन एक केंद्रीकृत राजवंश मतलब सेंट्रलाइज्ड मोनार्की था, जिसमें सारी शक्ति क्या सुल्तान के हाथों में केंद्रित थी। हालांकि देखें तो सुल्तान का पद क्या सिद्धांत है खलीफा मतलब जो हमारे इस्लामी जगत का धार्मिक प्रमुख होता था, उसी के अधीन माना जाता था। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखें तो वे स्वतंत्र निरंकुश शासक थे। कैसे थे? स्वतंत्र और निरंकुश शासक थे। बात करें केंद्रीय प्रशासन की, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो केंद्रीय प्रशासन का संचालन सुल्तान के अधीन एक सुव्यवस्थित मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? सुव्यवस्थित मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता था। सुल्तान की बात करें तो राज्य का सर्वोच्च प्रमुख होता था कौन? सुल्तान। वो हमारे सेनापति, न्यायाधीश और कार्यपालिका का प्रमुख होता था। वो हमारे क्या सेनापति, न्यायाधीश और कार्यपालिका का प्रमुख होता था। उसे सलाह देने के लिए मजलिस एक खलवत क्या उन्हें सलाह देने के लिए मजलिस एक खलवत मतलब मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। वजीर की बात करें दीवानी वजारत मतलब वजीर पूरे वित्त विभाग का मुख्य या प्रमुख हुआ करता था। वजीर की बात करें तो वजीर क्या पूरे वित्त विभाग का प्रमुख या प्रमुख हुआ करता था। और इसके अंदर दो पद हुआ करते थे, एक तो मुशरिफ ए मुमालिक, दूसरे हमारे मुस्तौफी ए मुमालिक। मुशरिफ ए मुमालिक की बात करें तो लेखाकार था, अकाउंटेंट था, जो आय व्यय का हिसाब रखता था। जो हमारे क्या था? आय व्यय का हिसाब रखने वाला अकाउंटेंट या लेखाकार था कौन? मुशरिफ ए मुमालिक। फिर आता मुस्तौफी मुस्तफ़ी ममालिकी तो ये हमारा महालेखा परीक्षक था। क्या था? महालेखा परीक्षक या ऑडिटर था, जो मुशरिफ के द्वारा रखे गए खतों की जांच करता था। जो क्या करता था? हमारे मुशरिफ द्वारा रखे गए खतों की जांच करता था। दोनों के दोनों हमारे वजीर के अंदर काम करते थे। कौन कौन? मुशरिफ ए मुमालिक और मुस्तफ़ी ए मुमालिक। बात करें हमारे प्रमुख विभागों की, तो उनके समय में कौन कौन से विभाग थे? की डिपार्टमेंट्स की बात करें तो सल्तनत काल में प्रशासन को सुचारू रूप से बनाने के लिए या चलाने के लिए बहुत सारे विभाग बनाए गए थे। जैसे एक तुम्हारे सैन्य और गुप्तचर विभाग, जिसमें हमारे एक पद तुम्हारे दीवाने अर्ज और दूसरा पद हमारा दीवाने बरीद। दीवाने अर्ज की बात करें तो बलबन द्वारा स्थापित ये विभाग सेना की भर्ती, प्रशिक्षण और अनुशासन को देखता था। बलबन के द्वारा स्थापित ये विभाग क्या था? सेना की भर्ती, प्रशिक्षण और अनुशासन को देखता था, जिसका हेड या प्रमुख आरिजे मुमालिक होता था। कौन होता था? आरिजे मुमालिक होता था। दूसरे पद की बात करें दीवाने बरीद, ये गुप्तचर विभाग था। ये हमारा कौन सा विभाग था? गुप्तचर विभाग था। और गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? बरीद कहा जाता था। जो हमारे पूरे साम्राज्य की जो हमारे पूरे साम्राज्य की खबरें सुल्तान तक पहुंचाया करते थे। कौन? दीवाने बरीद। तो कृषि और राजस्व की बात करें, किसकी? कृषि और राजस्व की बात करें तो एक पद हमारे दीवाने मुख्तराज, दीवाने मुख्तराज और दीवाने अमीर कोई दो पद थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राजस्व वसूली में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, उसको दूर करने के लिए एक पद बनाया गया था दीवाने मुख्तराज और एक हमारे दीवाने अमीर कोई। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि के विस्तार और बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए, तो हमारे क्या कृषि के विस्तार के लिए और बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए बनाया गया हमारा कृषि विभाग था। कौन सा? दीवाने अमीर को ही। तो दो विभाग थे हमारे कृषि और राजस्व से संबंधित। हमारे एक विभाग था कौन सा? कल्याणकारी और दान विभाग की बात करें तो इसमें कुछ पद थे, जैसे हमारे दीवाने इश्कियात, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा पेंशन के लिए। दीवाने बंदगान, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दास जो मतलब गुलाम होते थे उनकी देखरेख के लिए। दीवाने खैरात, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गरीब अनाथ लड़कियां हैं उनकी शादी और विधवाओं की मदद के लिए दान विभाग बनाया गया था। दारुल शफा की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित राजकीय अस्पताल दारुल शफा था। बात करें प्रांतीय प्रशासन की और एकता व्यवस्था की, तो सल्तनत काल का प्रशासन एकता व्यवस्था पे आधारित था। किस पे आधारित था? एकता व्यवस्था पे आधारित था। किसका? सल्तनत काल का प्रशासन। एकता व्यवस्था क्या होती थी? एकता व्यवस्था की बात करें तो साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें एकता कहते थे। जो साम्राज्य था, जो सल्तनत कालीन साम्राज्य था, वो कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे एकता कहते थे। और एकता का प्रमुख क्या कहलाता था? इक्तेदार, मुक्ता या वली कहलाता था। एकता, मुक्ता या वली कहलाता था इसका प्रमुख हेड। इल्तुतमिश ने इसे व्यवस्थित रूप से लागू किया था। और ये पद क्या? इक्तेदार का पद क्या? वंशानुगत नहीं होता था। सुल्तान जब चाहे अधिकारी का तबादला या ट्रांसफर कर देता था। कंट्रोल की बात करें तो बलबन ने ख्वाजा नामक एक अधिकारी नियुक्त किया था, जो इक्तेदारों के आय व्यय मतलब अकाउंट्स पर नजर रखता था, ताकि विद्रोह ना कर सके, कि उनका पैसा इतना ज्यादा ना हो जाए कि वो विद्रोह ही कर दे सुल्तान के खिलाफ। बात करें हमारे सैन्य प्रशासन की, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सेना को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए दशमलव प्रणाली, जो डेसिमियल सिस्टम है, वो अपनाया था। तो मंगोलों की सेनापति से बिल्कुल से ज्यादा प्रभावित था। जैसे सबसे नीचे होते थे 10 सवार, तो 10 सवार मिलके एक सरे नौबत बनाते थे। 10 सरे नौबत मिलके एक सिरपा सलार
10 सिपहसालार एक अमीर, 10 अमीर एक मलिक, 10 मलिक एक खान, जो सबसे बड़ा पद हुआ करता था उस समय का, वो बनाया करते थे। सल्तनत की बात करें तो सल्तनत काल में मंजनिस मतलब बड़े पत्थरों वाली मशीन, अर्राट, पलाकून जैसे युद्ध उपकरणों का प्रयोग किलेबंदी तोड़ने के लिए किया जाता था। मशीनों की बात करें तो मशीनें कौन-कौन सी चलती थी उस समय? मंजनीस जो बड़े पत्थरों को तोड़ने वाली मशीन, अर्राट, पलाकून जैसे युद्ध उपकरण थे जो किलों को तोड़ने के लिए बनाए गए थे। राजस्व व्यवस्था की बात करें तो राजस्व का मुख्य स्रोत भू राजस्व हुआ करता था। उस समय का राजस्व का मुख्य स्रोत क्या हुआ करता था? भू राजस्व हुआ करता था। बटाई की बात करें तो फसल का हिस्सा तय करने की सबसे आम विधि हुआ करती थी बटाई विधि। इसमें या तो हमारी फसल कटने के बाद हिस्सा लिया जाता था या खेत में खड़ी फसल होती थी उसी का अनुमान लगा के हिस्सा लिया जाता था। कर्णनूत की बात करें तो फसल का अनुमान लगा के जो राजस्व तय किया जाता है उसे कर्णनूत कहते हैं, अनुमान लगा के। मसाहत की बात करें, मसाहत क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई वैज्ञानिक पद्धति थी मसाहत, जिसमें हर भूमि की पैमाइश मतलब मेज़रमेंट करके राजस्व तय किया जाता था। क्या किया जाता था? मेज़रमेंट करके भूमि की मेज़रमेंट करके क्या राजस्व तय कर दिया जाता था और आगे चल के ये हमारे शेरशाह सूरी और अकबर की राजस्व प्रणाली का आधार भी बनती है। कौन-सी? मसाहत। दरों की बात करें, दरें क्या होती थी? सामान्यतः भू राजस्व उपज का 1/3 होता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे बढ़ा के कितना 50% कर दिया था, आधा कर दिया था भू राजस्व। इस सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की बात करें, किसकी सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की बात करें तो नगरीय क्रांति। इतिहासकार मोहम्मद हबीब ने इसे तीसरी नगरीय क्रांति कहा था। क्यों? क्योंकि इस काल में व्यापार, तकनीक और शहरों का बहुत अधिक विकास हुआ था। पहले तो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता को कहा, दूसरी हमारे मौर्य काल की सभ्यता को और तीसरा हमारी जो सल्तनत काल की सभ्यता को हमारी तीसरी क्रांति कहा था। तकनीकी विकास की बात करें तो इस दौरान भारत में कागज बनाने की विधि चरखा मतलब इसका सबसे पहले वर्णन हमारे इस्लामी की फुतुह उस सलातीन में मिलता है और शराब बनाने की जो आसवन विधि है इसका प्रवेश इसी समय हुआ था। बात करें कलाई विधि की तो बर्तनों को चमक लाने के लिए या बर्तनों पर चमक लाने के लिए कि ये जो तकनीक थी कलाई विधि इस समय ही विकसित हुई थी। तो ओवरऑल देखें तो सल्तनतकालीन प्रशासन पूरी तरह से केंद्रीकृत था, सैन्य आधारित था। हालांकि इसमें क्या कठोरता थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों, मोहम्मद बिन तुगलक की कृषि योजनाओं और फिरोज शाह तुगलक के जन कल्याणकारी कार्यों ने भारत में एक ऐसी प्रशासनिक नींव रखी थी जिसे बाद के जो मुगल बादशाह थे उन्होंने और अधिक निखारा था। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने जो सल्तनतकालीन कला और संस्कृति के सभी पहलुओं को देखने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।